हेलो गाइस। तो जीएस ह्यूमर मित्रों, स्वागत है आपका जीएस ह्यूमर पे। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारी प्रिपरेशन के क्रम में मैंने आपको जो बोला था कि 50 क्वेश्चंस का आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो जो डेली मिलने वाला है, उसी कड़ी में हम हमारा ये जो दूसरा टेस्ट का जो ग्रुप है ये आपको मिलने वाला है और इसमें भी 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन हो चुका एक जो क्वेश्चन सेट है वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस सीरीज के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको यूपीपीसीएस जो कि जुलाई में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जो यूपीपीसीएस का एग्जाम है उसके लिए और आरओ एआरओ ये दोनों के लिए मिक्सअप करके क्वेश्चंस को डाला गया है। आपको अगर इनके स्टैंडर्ड्स के बारे में पता ही होगा, जो आरओ एआरओ का जो क्वेश्चन पेपर है आप इसको बहुत हल्के में ना लें। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आपने जो मुझसे पहले जो एग्जाम हुआ था, जो लीक हो गया था, उस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर तो आपने देखा होगा। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता ही होगा कि जो आरओ एआरओ एग्जाम है उसे हम यूपीपीसीएस वाले एग्जाम से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। इसलिए जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होने वाला है हमारा दोनों के लिए सेम होने वाला है। और क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है, जो कंटेंट का लेवल है, उसको हम एक लेवल तक अप करके रखने वाले हैं, ठीक है। तो इससे देखो हमारी जो यूएसपी है, यानी कि हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो स्पेशलिटी है वो रहेगी कि क्वेश्चन के साथ ही जितने ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस को उधेड़ना, उनको खोलना और एनालिसिस, जो ऑप्शंस के एनालिसिस हैं उनके द्वारा हमारा रिवीजन करवाना। तो यहाँ पर जो हमारा मोटो है, दोनों मोटो हमारे कवर हो रहे होंगे। कौन सा? पहला रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। तो दोनों रिवीजन और प्रैक्टिस, इसके द्वारा ही हम कंपटीशन देख सकते हैं और एग्जाम का लेवल देख सकते हैं। अभी से देखिए ये टाइम ऐसा है, जो ज़्यादातर लोग होंगे वो इनएक्टिव हो जाएँगे, वैसे हो जाएँगे। अभी तो 3-4 4-5 महीने मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो आराम से मज़े से बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिए यही वो टाइम है, जो इंसान इस टाइम पर रुकेगा नहीं, जो इंसान इस टाइम पर भले ही स्लो-स्लो चलता रहेगा, वो इंसान आगे यहाँ पर ये इस टाइम का एज़र ले जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्राउड है वो उस टाइम पर इनएक्टिव हो जाएगी। है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर ये क्राउड से आगे निकलना है तो सीधी-सी बात है भई, हमें यहाँ पर क्राउड से आगे हट के थोड़ा-सा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा 8 से 10 घंटे दें, आप 2-4 घंटे भी दिन में आप पर डे कंटीन्यूअसली निकालते रहें, तो भी आपका ये काफ़ी काम हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। और हाँ, ये टेलीग्राम में आपको इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, कुछ पीडीएफ्स भी वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर जॉइन कर लें। सो दैट आपको हमारे द्वारा जितने भी इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं, उन सारे इनिशिएटिव्स का आपको आइडिया हो, किस टाइम पर क्या चीज़ें हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही हैं। जेएस उमर के द्वारा एक मैपिंग सीरीज़ भी चलाई जा रही है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पर अवेलेबल है, जो पूरी हम वर्ल्ड मैपिंग वहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। उस वर्ल्ड मैपिंग को आप यूपीएससी, पीसीएस अप टू यूपीएससी की गारंटी मैं बोल सकता हूँ कि यूपीएससी का जो कंटेंट मार्केट में मिलता है वही कंटेंट मिलने वाला है। तो यूपीएससी के एग्जाम के लेवल तक आप उस जो मैपिंग सीरीज है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ देख के जाके आप देख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। पहले अपना पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म, यहाँ पर संविधान की अनुसूचियां दी गई हैं और यहाँ पर वो विषय दिए गए हैं, इनमें से एक जो है वो सही नहीं है, यानी इनमें से एक जो गलत है उस गलत को हमें ढूंढना। तो देखो भाई, सारी अनुसूचियां दी गई हैं यहाँ पर। अनुसूचियों के बारे में आपको पहले एक रफली आइडिया देता हूँ। ये हुआ हमारा भारत का संविधान। अगर पूरे भारत के संविधान के हम आर्टिकल्स की बात करें तो 395 395 हमारे पूरे भारतीय संविधान में आर्टिकल हैं। कुल 12 अनुसूचियां हैं, टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, तो 12 अनुसूचियां यहाँ, ये जो सॉरी 12 जो हमारे शेड्यूल्स हैं, इन शेड्यूल्स के बारे में बात करें तो जल्दी-जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो अनुसूची है उसमें क्या है, भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची है उसमें कुछ पदों के बारे में चीज़ें बताई गई हैं, पदों के नाम बताए गए हैं। तीसरी में है शपथ के प्रतिज्ञान, या फिर शपथ जो लेते हैं अधिकारी लोग या फिर जो कुछ पद वाले लोग, उनके जो प्रारूप बताए गए हैं। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताया गया है। 5वीं में आपको जनजातीय क्षेत्रों का जो है प्रशासन के बारे में बताया है। 6वीं में 4 जनजातीय क्षेत्र हैं, एएम, टीएम, उनके बारे में आपको बताया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में बात करी जाती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में आपको जो है भाषाएँ के बारे में बताई जाती है। 9वीं अनुसूची है वो सॉरी, जो 9वीं अनुसूची हो जाएगी वो हमारी भू भू सुधार जो अधिनियम आया था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हो जाएगी। 10वीं अनुसूची हमारी दल-बदल के लिए है। 11वीं अनुसूची हमारी जो पंचायती राज है उनसे रिलेटेड है। और 12वीं है हमारी जो नगर निकाय वगैरह होंगे, जो स्थानीय शासन होगा नगरों का, उनके बारे में। तो इस तरह आपको 12 अनुसूचियाँ आपकी टिप पर याद होनी चाहिए। आप आँख बंद करके ये बोलें तो आपको पता हो जाए। यहाँ पर देख लेते हैं इनमें से कौन-सी गलत है। तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रतिज्ञान के प्रारूप होंगे, ये तो हमारा सही हो जाएगा। 10वीं में दल परिवर्तन, ये भी सही हो जाएगा। 9वीं में 8वीं में भाषाएँ हो जाएँगी, ये भी सही हो जाएगा, अभी मैंने बताया। 9वीं में राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन मैंने आपको बताया था, ये चौथी अनुसूची में है, ना कि 9वीं में है। 9वीं में क्या है? लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि जो भू सुधार अधिनियम थे, उनके बारे में, उनकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाली गई थी, ठीक है? तो गलत पूछ रहा है यहाँ पर, गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, वो जब अपना रिज़ाइन देते हैं, तो वो अपना रिज़ाइन किसको सौंप रहे होते हैं, ठीक है? तो ये हम अगर इसके बारे में देखेंगे राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई को और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। देखो ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश इसको लगा के आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, बल्कि जब ये रिज़ाइन दे रहे होते हैं, तो भारतीय राष्ट्रपति को ये संबोधित कर रहे होते हैं अपने रिज़ाइन में। अगर मैं आपको इनके रिमूवल की प्रक्रिया बताऊँ, तो उसमें होता क्या है कि जो रिज़ाइन की बात करी गई है, आर्टिकल 124 का क्लॉज़ दूसरा है, उसके खंड का के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस वगैरह होते हैं, वो अपना जो है रिज़ाइन देते हैं, क्यों? किसको? भारत के राष्ट्रपति को वो अपना रिज़ाइन दे रहे होते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो है पहला ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ध्यान रखना है आपको रिज़ाइन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ, आप लोग कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति को रिज़ाइन देते हैं। आपस में ऐसे इस तरह से ये रिज़ाइन देते रहते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन-सा सही है? यानी कि पार्लियामेंट में यूपी के प्रतिनिधित्व के संबंध में, यानी कि पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश का की कितनी सीट्स वगैरह होंगी, कितने लोग हैं उत्तर प्रदेश से, उस संबंध में हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन्स पूछे जा रहे होंगे। 2 स्टेटमेंट है हमारे सामने, देख लेते हैं कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो देखेंगे हमारा राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें आवंटित हैं। तो बिल्कुल राज्यसभा की जो सीट्स हैं, ये तो आपको डेफिनिटली याद होनी चाहिए। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में ये पूछ लेता है कि भाई यहाँ पर आपको ऐसे 4 राज्यों के ऑप्शन दे देगा और यहाँ पे नंबर दे देगा और उनका आपको मिलान करना है कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। इस संबंध में आपको सारी जो ऑप्शंस हैं ये मिलाने होते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, जो राज्यसभा के लिए यूपी को सीटें दी गई हैं वो 31 सीटें दी गई हैं। लोकसभा के लिए 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, तो निर्वाचन का ध्यान रखना है, यानी कि जो इलेक्शंस होता है लोकसभा के लिए, तो 80 सीटें, तो ध्यान रखना है अभी रिसेंटली जो लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उनमें 80 सीटें ही जो है एलोकेटेड होंगी यूपी के लिए लोकसभा के लिए। तो जब भी हम किसी स्टेट स्पेसिफिक जीके को पढ़ रहे होते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम यूपी स्पेशल जीके को पढ़ रहे होते हैं, तो ये डेफिनेटली ये ऑब्वियस हो जाता है कि उस राज्य से लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। कई बार आपको ये भी चीजें याद रखनी पड़ती है कि विधानसभा में बात करें और विधानसभा में और विधान परिषद में, ठीक है? लोकसभा राज्यसभा यहाँ पर दोनों आपको मिल गए। आप विधानसभा और विधान परिषद के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको नहीं भी पता है तो गूगल करिए और गूगल करके उसके बाद मुझे आप कमेंट में बताइए। इससे फायदा ये हो जाएगा, आपको नहीं भी पता है तो आप गूगल भी सर्च करेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों की सीटें आपको पता चल जाएंगी तुरंत की तुरंत। अभी वीडियो पॉज़ करिए, गूगल सर्च करिए, उसके बाद कमेंट करिए, ठीक है? तो ये आपका एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पर इस तरह से तैयार हो रहा होगा। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएँगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पर डी, 1 और 2 दोनों सही, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, इनमें से पूछ रहा है इन कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन-सा सत्य नहीं है? यानी हमारा पीआरआई, पंचायतों के संबंध में ये क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना है। हमारे जो लोकल बॉडीज़ हैं, यानी कि पीआरआई पंचायत नगर जो पालिका वगैरह होंगी, ये किसी भी एग्जाम के, चाहे वो आप सिविल सर्विसेज की बात करें, यूपीएससी की या फिर किसी भी स्टेट की बात करें, ये इनका फेवरेट टॉपिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर ग्राम सभा है उसके बारे में बता रहा है, यानी कि सबसे नीचे का जो स्तंभ होगा उसके बारे में, आधारभूत जो स्तंभ होगा उसके बारे में एक गलत है इनमें से, वो गलत के बारे में हमें बताना है कि कौन सा इनमें से गलत होने वाला है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं, हमें यहाँ पर कुछ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट को देख लेते हैं, इनमें से हमारा कौन सा गलत होने वाला है, ठीक है? चलो, पहला स्टेटमेंट देखेंगे, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, गांव के स्तर पर ये वही काम होंगे जो राज्य व्यवस्थापिका के राज्य के स्तर पर होते हैं, ठीक है? तो पहला ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा सही। दूसरा, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जब इसकी हम पावर्स की बात करेंगे तो इसको जो पावर अलोकेट करी जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा अलोकेट करी जाती हैं, ना कि जो है मतलब जो केंद्र सरकार के द्वारा अलोकेट करी जाएंगी, ठीक है? तो ये राज्य स्तर की बात होगी, ना कि केंद्रीय स्तर की। देखो आपको अगर मैं तो ये यही हमारा हो जाएगा गलत, यहाँ पर केंद्रीय सरकार की बात करी जा रही है, लेकिन ये राज्य ताकतें दी जाएंगी इसको जो है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये गलत हो जाएगा, गलत ही हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो जस्ट अ सेकंड, 1 सेकंड। इसमें थोड़ा-सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंटिंग हुई है क्वेश्चन में, पूरा ये प्रिंट हो नहीं पाया है, ठीक है? तो सत्य नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही है, चलिए। नहीं, कोई मिसप्रिंटिंग नहीं हुआ है, एकदम एग्ज़ैक्टली सही है, इसमें कोई ऑप्शंस वाला ऐसा कोई हाँ, नीचे वाला अलग ये था, लेकिन हाँ, ध्यान रखना हमें, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा बी, ठीक है? तो ये जो एक ही गलत पूछा था, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता, यही मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताने वाला था। ग्राम सभा का कई बार क्या होता है, ग्राम सभा की आपसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि भाई ग्राम सभा के अंतर्गत कौन आता है? तो ध्यान रखना है आपको, ग्राम सभा के अंतर्गत वो सारे लोग आते हैं
जो इलेक्शंस मतलब जो हमारी निर्वाचन नामावली होती है ना, यानी कि जो वोटिंग लिस्ट एक आती है, तो जो वोटिंग लिस्ट आती है उसमें जितने भी लोगों का नाम होता है वो सभी लोग ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर आप 18 प्लस हैं अपने गांव में, यानी कि 18 साल से अधिक की आपकी अगर उम्र हो चुकी है, तो आप ग्राम सभा के सदस्य कहे जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी कि गांव के सभी जो वयस्क लोग हैं वो ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। तो बी है हमारा, ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो देखो भाई, पहले ऑप्शंस बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको जल्दी से यहाँ पर दे दूंगा। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान के भाग 3 में मिलते हैं, डीपीएसपी हमें मिलते हैं भाग 4 में। फंडामेंटल राइट की बात करें तो हमने इनको लिया है यूएसए से ग्रहण करा है, और डीपीएसपी की बात करेंगे तो हमने इनको आयरलैंड से ग्रहण करा है। फंडामेंटल की सबसे मेन बात यह है कि आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर आपको आर्टिकल 35 तक मिल जाते हैं, और डीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर आपको 51 तक मिल जाते हैं। फंडामेंटल राइट हैं जो हमारे, इनको हम कोर्ट में जाके इन्फोर्सेबल हैं, यानी कि कोर्ट के द्वारा भी हम इनको लागू करा सकते हैं, यानी वाद योग्य हैं, जबकि ये वाद योग्य नहीं है। और मूल कर्तव्यों की सॉरी, ये मूल अधिकार बता दिए मैंने आपको, जबकि यहाँ पर मूल कर्तव्य की बात लिख रही है। तो माफी चाहूंगा, ये ऊपर की इन्फॉर्मेशन को आप गलत कर देंगे। मूल कर्तव्यों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भाग 4 काम है ये, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाले जाते हैं। भाग 4 काम में मूल कर्तव्य जो है हमारे डाले जाते हैं। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 काम ये अनुच्छेद है हमारे, मूल संविधान में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको संविधान में ऐड करा जाता है। ठीक है, उसके बाद इनकी कुल संख्या की हम बात करेंगे तो कुल नंबर है इनका 11। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 को ऐड करा गया था। 11वां कहाँ से आया? 11वां आया था हमारा 2002 में, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसको ऐड करा था। किस देश से लिया था हमने इनको लिया था यूएसएसआर, यानी कि अभी प्रेजेंट में बात करेंगे तो जो अभी प्रेजेंट का जो रूस है उससे हमने इनको ग्रहण करा था। कब इनको लिया गया था? तो 1976 में, जब हम देखेंगे जब 76 में जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति अपनी सिफारिश देती है, उस समिति की जो सिफारिश है उसके आधार पर हम अपने मूल कर्तव्यों को लेते हैं। ठीक है, तो 11 संख्या इनकी, यानी कि हमारे कुछ नागरिकों के जो कर्तव्य होते हैं उनको लेते हैं। ये भी नॉन इन्फोर्सेबल हैं हमारे जो डीपीएसपी की तरह, यानी कि इनको भी हम जो है कोर्ट में जाके गवर्नमेंट एप्लीकेबल नहीं करवा सकती। तो ध्यान रखेंगे। अब ये दोनों का एक भाग है, इनमें से ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों का कौन सा जो है एक भाग होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, तो ये हमारे मूल कर्तव्यों में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीपीएसपी में, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण, तो बिल्कुल हम इसमें इसके साथ हम दोनों में जा सकते हैं। अगर पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो आर्टिकल 48 का जो का है ये हमारा डीपीएसपी में भी मिल जाएगा, और जब हम हमारा जो मूल कर्तव्य पढ़ रहे होंगे तो 51 का जो क्लॉज छा है उसमें भी हमें हमारा जो है ये पर्यावरण का संरक्षण मिल जाएगा। तो ये एक जो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन है, ये एक ऐसा प्रावधान है जो कि दोनों में दिखाई देने को मिलता है हमें। ये कहाँ डीपीएसपी में भी मिल जाएगा और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मिल जाएगा। तो हमारा जो कॉमन है दोनों में, यही पूछा था, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट। अभिभावक और बच्चों को अवसर की बात करी जा रही है, तो ये केवल मौलिक कर्तव्यों के भी अंतर्गत आएंगे, और समान नागरिक संहिता ये केवल डीपीएसपी के अंतर्गत आएगी। अभी काफी चर्चा में भी बना हुआ था। जो हमारा यूसीसी है आर्टिकल 44 के थ्रू यानी कि आता है। समान नागरिक संहिता में क्या है, सभी के लिए जो सिविल लॉज होंगे वो सभी के लिए बराबर होंगे, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म से रिलेटेड है। आई थिंक मैंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से खोल दिया, आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था करी गई थी? तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, भले ही आपको फैक्चुअल दिख रहा हो, लेकिन हर कोई इस क्वेश्चन को मतलब लोग, हर इंसान नहीं कर पाता। इनमें देखिए, हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसी सीरीज लेके आए, जितनी भी हमारे एक्ट हैं उनके शॉर्ट नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियोस में मैं आपको उन सारे शॉर्ट नोट्स को प्रोवाइड करा दूं, अगर आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाया तो। अदरवाइज ऐसी चीजें चलती रही जो अभी काफी स्लो चल रही हैं, तो इन चीजों में फिर टाइम लग सकता है। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो अगर हम व्यवस्था करेंगे तो देखो 1919 का जो एक्ट है, देखो 1909 का जो एक्ट आता है। एक्ट जो शुरू होते हैं हमारे 1773 से शुरू होते हैं, और 1947 तक ये एक्ट आते रहते हैं, किसी में कोई इनका अलग अलग प्रावधान होते हैं। हम बात करेंगे 1909 के अधिनियम की बात करेंगे तो 1909 का जो अधिनियम है ये हो जाता है, इसे बोलते हैं मार्ले मेंटो सुधार, जो कि पृथक निर्वाचन के लिए काफी फेमस जाना जाता है। वहीं पर हम 1919 के एक्ट की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से हम 1919 का जो अधिनियम है हम इसको जानते हैं। तो इसी अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा ही 120 सदस्यों वाला जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, इसकी व्यवस्था करी गई थी। ठीक है, इसके साथ ही हुआ क्या था, देखो जब हम बात करेंगे, जब 23 दिसंबर 1919 का टाइम होता है, ध्यान रखना ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे इसको। 30 दिसंबर
1919 23 दिसंबर 1919 का टाइम है। उस टाइम पर जो ब्रिटिश के किंग जॉर्ज 5 थे, इनकी उद्घोषणा के माध्यम से जो भारतीय रियासतें थीं, यानी कि किससे संबंधित था ये ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, तो ये रियासतों से संबंधित था। तो इन रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाला जो नरेंद्र मंडल जब उनको बोलते हैं, इसकी शुरुआत करी गई थी और इसका उद्घाटन कब होता है? 1921 में इसकी जो है प्रॉपर्ली हम देख सकते हैं शुरुआत होती है। ठीक है? तो इससे रिलेटेड हमने दोनों ये इंपॉर्टेंट थे, तो इन दोनों को अच्छे तरीके से देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कथन कारण के रूप में हमारा जो है क्वेश्चन हमें मिलने वाला है। देख लेते हैं भाई कथन कारण में के संबंध में क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर। कथन है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप इसको बता पाएंगे। मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की यहाँ पर टाइम लेना चाहूंगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की, देखिए जब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत हम जब बात कर रहे हैं, आर्टिकल 2 में तो नए राज्यों की स्थापना होती है। लेकिन जब हम आर्टिकल 3 में देख रहे होते हैं तो आर्टिकल 3 के द्वारा ही किसी जो है राज्य का नाम परिवर्तन करना हो या फिर उसकी सीमा बदलनी हो या 2 राज्यों को काट के एक नया राज्य बनाना हो, ऐसी चीजें सारी आर्टिकल 3 के थ्रू होती हैं। तो ये सारे काम क्रियाविधि करने के लिए हमारा जो आर्टिकल 3 है, इसके लिए इसकी जो सिफारिश होती है वो राष्ट्रपति संसद को देता है, ठीक है? यानी कि जब ये जो बिल आता है, ये संसद में बिल आता है और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के द्वारा ये जो है बिल आ रहा होता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा, हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब मान लीजिए ए राज्य है और बी राज्य है, जब इनकी सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर एक ये भाई एक नॉर्मल चीज़ ये होती है, चलो भाई इनकी सीमाओं में छेड़छाड़ हो रही है, तो थोड़ा-सा इनका मत भी जान लेते हैं कि इनका क्या मत है अपनी इस राज्य पर। देखो, इनका मत तो जानते हैं राष्ट्रपति, लेकिन ये जो उस मत पर जो राज्य हैं अपना विचार दें, वो ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस इनके मत को माने कि ना माने। ये बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के ऊपर, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। पहला तो बाध्यकारी नहीं है, दूसरा इस मत को मानने के लिए जो एक खास अवधि है, ये खास अवधि भी ज़रूरी है, यानी कि एक खास अवधि के भीतर ये जो इसको प्राप्त कर रहे होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ए तो हो जाएगा हमारा सही। दूसरा, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल वही वाली चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है? यानी कि विधानमंडल या फिर जो राज्य है अपनी जो परामर्श दे रहा होगा इस संबंध में जो राष्ट्रपति ने उनसे माँगा था, ज़रूरी नहीं है राष्ट्रपति इनसे इस बात को उनसे माने कि ना माने, ठीक है? तो देखो दोनों चीज़ें ये हैं, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। स्टेटमेंट तो दोनों तरीके से सही हो जाएँगे, लेकिन जो अगर हम बात करेंगे तो अगर हम ये इसकी ए की बात करेंगे तो ये इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। हाँ, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंटली सही हैं, तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ जाएँगे। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे होंगे। संसदीय सचिवालय के संबंध में हमें हमारे यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाला है। देख लेते हैं क्या हो रहा है संसद सचिवालय में। तो संसद सचिवालय में जो पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सही है? जो सही स्टेटमेंट है उनके बारे में हमें जानना है कि पदों के संदर्भ में इनमें से कौन-सा सही है? पहला स्टेटमेंट, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है हमारा, ये जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा, ये यहाँ पर हमसे सही पूछा जा रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए, यानी कि जो संसद के जो सदन होंगे, कौन-सा? लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा। लोकसभा को उच्च सदन, सॉरी, जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन बोलेंगे, लोकसभा है इसको निम्न सदन बोलेंगे। ठीक है? तो इसके लिए जो सम्मिलित पद हैं, इनको सृजित किया जा सकता है बिल्कुल, यानी कि जो मिक्स जो कुछ पद हैं, उनको जो है सृजित करा जा सकता है। दूसरा, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जितना भी जिनका जो सचिवालय होता है, उस सचिवालय में जो स्टाफ की भर्ती होती है, उसकी सेवा शर्तें कौन जो है निर्धारित करता है? वो संसद ही निर्धारित करता है। थोड़ा-सा मतलब आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। जो हम जो लोग नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं, उनमें ये आई थिंक नहीं मिलता है इतना ईज़िली। लेकिन ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चंस बनने की जो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा रहती हैं। इवन ये क्वेश्चन आ भी रखा है ऑलरेडी, ठीक है? तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएँगे हमारा, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा हमारा राइट, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9वाँ क्वेश्चन है हमारा, 9वें क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं हमारा। हाँ, ये वित्त आयोग के संबंध में हमसे पूछा जा रहा है। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से सही हैं? तो वित्त आयोग का मैं आपको पहले इसे देने से पहले थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वित्त आयोग है हमारी एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक क्यों है? क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है। कौन से आर्टिकल में? भैया आर्टिकल 280 में हमें इसका उल्लेख मिलने वाला है। आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बारे में एक चीज़ ये भी है कि ये एक अर्धन्यायिक आयोग होता है। ठीक है? अर्धन्यायिक आयोग होता है। इसके सदस्यों की बात करूँ तो इसमें सदस्य होते हैं 1+4, यानी कि 1 अध्यक्ष होता है और 4 हमारे अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है? तो ये अपनी, और वित्त आयोग का काम क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का बँटवारा होता है, उसके संबंध में अपनी सिफ़ारिशें देना सरकार को। एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये जो वित्त आयोग सरकार को सिफ़ारिश देता है, ये इसकी सिफ़ारिशें सलाहकारी होती है, ना कि बाध्यकारी प्रकृति की। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
चलिए पहला स्टेटमेंट हम देखेंगे, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है? तो पहला स्टेटमेंट देख रहे हैं, वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। नहीं भाई, ये तो 7 की संख्या पहुँची, जबकि मैं तो आपको बता रहा हूँ 1 + 4 यानी कि 5, तो ये हो जाएगा हमारा पहला गलत। दूसरा, ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल गलत। नीति आयोग को ये प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि ये जो अपना प्रतिवेदन है या फिर अपनी जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जो है वो संसद में रखवाते हैं, तो ये दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। सही हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा था, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2 सही। ठीक है? तो इस तरह से हम जो क्वेश्चंस हैं हमें थोड़ा-सा हम उनको खोल-खोल के तो सो दैट हमारा जो रिवीजन अच्छे तरीके से वो होता रहे। हमारा ये मेन मोटो यहाँ पर रहने वाला है। आशा करता हूँ अगर आप कंटिन्यू देखने वाले बंदे हैं इस सीरीज़ को, तो आपको इसका जो लाभ है वो आप ज़रूर महसूस कर पाते होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ठीक है? यानी कि आर्टिकल 20 का हिस्सा कौन-सा नहीं है? आर्टिकल 20 की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी जो है वाइड अगर हम इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, वो देखने को मिल सकती है हमें, ठीक है? तो आर्टिकल 20 किस लिए? अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि है, उस दोष सिद्धि के संरक्षण के संबंध में ये जो अब हमें मूल अधिकार है, ये मिला हुआ है। मूल अधिकारों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, गलती से वहाँ बता दिया था पहले क्वेश्चन में, ये 6 टोटल हमें मिले हुए हैं और हमने इनको कहाँ से लिया है? यूएसए से हमने इनको लिया गया है और हमारा जो 7वाँ मूल अधिकार था पहले, जो संपत्ति का जो मूल अधिकार था, संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसको ट्रांसफर करके आर्टिकल 300 का में जो है कानूनी अधिकार का हमने इसको दर्जा दे दिया है और ये वाद योग्य होते हैं, यानी कि अगर इनके उल्लंघन की स्थिति हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यूएसए से हमने इनको ग्रहण कराई है, ठीक है? तो ये सारी क्वालिटीज हमारी इनमें हो गई हैं, पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा जो है इसके अंतर्गत नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ऑप्शंस हैं, दोहरे दंड की धारा, तो बिल्कुल हम अगर बात करेंगे हमारा जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 के अगर खंड 1 की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये अपने विरुद्ध देखो अगर हम बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं, यानी कि यातना के विरुद्ध कुछ निषेध ये बात करेंगे, कार्यतर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। तो इनमें से जो सी है ये इसकी जो है उसमें नहीं आता, मतलब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो इसमें नहीं आएगा सी वाला, बाकी सारे आ रहे होंगे। दोहरे दंड की धारा इसमें मिलेगी बिल्कुल, जब हम आर्टिकल 20 1 को देख रहे होंगे तो 20 1 को देख रहे होंगे, 20 1 के बारे में बात करें तो कार्यतर विधि के बारे में बताएगा और बात करें हम आर्टिकल, देखिए यहाँ पर 20-1, 20-2 और 20-3, 3 इंटरप्रिटेशन हमें इसकी मिलने वाली हैं, ठीक है? तो अगर बात करें तो जो हमारा आर्टिकल 20 का क्लॉज़ 2 है, ये दोहरे दंड के बारे में बताता है, ठीक है? 20-2 यहाँ पर ये बताएगा। दोहरे दंड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने कोई भी एक्स नाम का कोई भी मैंने अपराध करा, अब इसी अपराध के लिए मुझे जो है 2 बार, एक ही अपराध के लिए मुझे 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, एक अपराध के लिए केवल एक ही सज़ा दी जाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यायिक मामलों में है, थोड़ा-सा डीप जाके मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यायिक मामलों में, प्रशासनिक मामलों में एक ही उसके लिए अपराध के लिए 2 बार जो है सज़ा दी जा सकती है, लेकिन न्यायिक मामलों में नहीं दी जाएगी, ठीक है? वहीं अगर हम दूसरा जो है देखेंगे तो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, यानी कि जो कार्यतर विधि है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमें 20(1) के अंतर्गत दिया जाएगा, यानी कि जो भूतलक्षी विधि है, उसके बारे में, यानी कि जिस टाइम पर जो अपराध हुआ उसी टाइम के अकॉर्डिंगली आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है? दूसरा, यातना के विरुद्ध तो इसमें ही नहीं, अपने ही विरुद्ध साक्षी होने का जो निषेध है, ये हमें मिल जाएगा, आर्टिकल 20 का जो क्लॉज़ 3 है। यानी कि ये नहीं कि भई मैं अपने ही विरुद्ध कोई ऐसी गवाही दे दूँ, इससे इसका जो मिसयूज़ ना हो, सो दैट आप देखेंगे पुलिस की कस्टडी में जो है ज़बरदस्ती अपने ही विरुद्ध साक्षी होने से कोई व्यक्ति मजबूर करा जाए, पुलिस मार-मार के किसी से ऐसी बात बुलवा ले, है ना? कि व्यक्ति अपने ही विरुद्ध, तो अपने ही विरुद्ध मैं गवाही नहीं दे सकता, ठीक है? तो ये तीनों हमारे आर्टिकल 20 के भाग हो जाएँगे, बल्कि हमारा जो सी है, ये हमारे आर्टिकल 20 का भाग नहीं होगा। चलिए 11वाँ है हमारा, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर में से पूछ रहा है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, आप जब भी पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, उर्मिला सिंह, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल और सुषमा स्वराज जी। तो देखो भाई, प्रतिभा पाटिल के बारे में आप अगर ने आपने सुना होगा तो डेफ़िनेटली हम सब एक ही जनरेशन के लोग हैं। तो हमारे टाइम पर जब हम लोग आई थिंक 10th-12th में पढ़ते थे तो उस टाइम पर 10th 9th 8th-10th में पढ़ते होंगे। तो अगर उस टाइम पर देखा होगा आपने, जो भारत की महिला राष्ट्रपति थी वो थी जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये जो सुषमा स्वराज जी थी, ये तो हम देखेंगे हमारी जो कैबिनेट मिनिस्टर थी, इनका निधन हो गया था कुछ दिन पूर्व में, है ना? काफ़ी अच्छी जो मंत्री थी ये। मीरा कुमार जी के बारे में ये हम फैक्ट यहाँ पर जानते हैं कि लोकसभा की प्रथम महिला जो स्पीकर होती थी वो मीरा कुमार जी थी। इनके अगर हम कार्यकाल की बात करेंगे तो 2009 में ये 15वीं लोकसभा की जो स्पीकर बनी थी और यहाँ पर अगर बात करें तो अभी जो प्रेज़ेंट में चल रही है वो कौन-सी लोकसभा है? प्रेज़ेंट में जो चल रही है 17वीं लोकसभा है हमारी और इस लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला जी, ठीक है? ओम बिड़ला जी। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल।
ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर कुछ करंट के क्वेश्चन आपको इसमें मिक्सअप मिलने वाले हैं। धीरे-धीरे हमारा करंट भी इससे तैयार होता रहेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो है जितने भी विश्व के सभी जो पासपोर्ट होते हैं, उन सभी पासपोर्ट्स की जो है रैंकिंग उनको दी जाती है। उनका ये देखा जाता है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप कितने देशों में वीज़ा मुक्त जो है यात्रा कर सकते हैं या फिर आप ऑन अराइवल वीज़ा के द्वारा आप इनको यात्रा कर सकते हैं। जितने ज़्यादा देशों में आप यात्रा कर सकते हैं, उतनी बेहतर रैंक आपको जो है मिलने वाली है। ठीक है? तो ये जो है बात करेंगे इसकी। तो किसके द्वारा इसको जारी कराया था? ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आईएटीए यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जो उपलब्ध कराए गए जो आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों पर ये जो है आधारित होती है। शुरुआत की बात करें तो 2006 में इसकी पासपोर्ट की जो रैंकिंग है इसकी शुरुआत होती है। और इसकी अगर बात करें तो अभी जनवरी जो 2024 में इसको जारी कराया गया था, क्योंकि देखो जनवरी का जो करंट है वो तो आपको भले ही जुलाई में पेपर दे रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर हमें होने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत को 80वीं रैंकिंग यहाँ पर 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखो रैंक तो 80वीं प्राप्त हुई है भारत को, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि वीज़ा मुक्त जो यात्रा, तो भारत पता है कितने देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकता है? 62 गंतव्यों पर हम जो भारतीय हैं, बिना वीज़ा के हम यात्रा कर सकते हैं पूरे विश्व में, ठीक है? तो 62 गंतव्य हैं और 80वीं रैंकिंग है, ठीक? तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला, अगला हम देखेंगे यहाँ पर स्मेलाई कर सकते हैं आप इसको या फिर SMALEI जो मंदिर प्रोजेक्ट है, इसका उद्घाटन निम्न में से किस राज्य द्वारा करा गया है? ये थोड़ा-सा हम बात करें, अगर मैं इसको आपको इसको पूरे नाम की बताऊँ, यहाँ पर देखो शॉर्ट में दिया गया है ताकि आप डायरेक्टली इससे कन्फर्म ना हो सके। अगर मैं आपको इसको पूरा नाम बताऊँ तो समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल, ये इस मंदिर प्रोजेक्ट का नाम है। और ये जो मंदिर प्रोजेक्ट है उड़ीसा के द्वारा इसको चलाया गया है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा हमारा दूसरे ऑप्शन में अवेलेबल है। उड़ीसा हमारा जो है राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें भाई क्यों चलाई गई है, इस इनिशिएटिव को क्यों चलाया गया है? तो जो स्मेलाई जो मंदिर परियोजना है, इसके बारे में इसके उद्देश्य की बात करें तो जो स्पिरिचुअलिटी है, कल्चर है और जो विरासत है, उसका परिवेश निर्मित करके एक उसका इकोसिस्टम बना के जो लोग पर्यटक या फिर जो लोग आगंतुक वहाँ पर आ रहे हैं और वहाँ पर जो तीर्थयात्री अपना तीर्थ करने के लिए आ रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना, इस जो प्रोजेक्ट का जो है यहाँ पर बात करेंगे, तो ये इसका उद्देश्य है। एक मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो मंदिर है किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो ये ध्यान रखना है, उड़ीसा में कौन-सी मेन नदी है? तो महानदी है, महानदी के तट पर ये मंदिर बनाया बनाया हुआ है और ये माँ समलेश्वरी देवी को ये मंदिर समर्पित है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है? ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इससे रिलेटेड हमने देख लिए हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय शासक पुरस्कार कार्य जो 2022 है, इसको इससे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में हमने देखा होगा था, ये काफ़ी जो हम बात करेंगे, तो ये काफ़ी अभी चर्चा में बना हुआ था। जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये जो पुरस्कार है इसको दिया गया था। ऑप्शन है सविता कंसवाल, प्रभा अत्रे, बिलनले मोनप्पा, उषा जो है बाले। तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो तेनजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार हैं, इनसे सम्मानित करा गया था। और देखो अगर इस पुरस्कार की हम बात करें तो जो सविता कंसवाल हैं, सविता कंसवाल को हम बात करेंगे, ये स्वर्ग मतलब ये इनकी ये स्वर्ग सिधार चुके हैं ऑलरेडी और इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार जो है दिया गया है, ठीक है? उनके साहसिक कार्यों के लिए। अगर हम इस पुरस्कार की बात करें जो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार है, तो अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो ये 3 वर्षों में यानी कि पिछले जो 3 वर्ष हैं, उनमें चाहे तो लैंड पे, चाहे समुद्र में, चाहे फिर एयर में, तीनों माध्यमों में, ठीक है? तीनों माध्यमों में जो भी साहसिक गतिविधियाँ करी जा रही हैं, उनमें जो उत्कृष्ट उपलब्धियाँ हैं, उनके लिए किसके द्वारा इसको प्रदान करा जाता है? मंत्रालय का भी हमें ध्यान रखना है। तो युवा कार्यक्रम और जो खेल मंत्रालय है, उसके द्वारा जो है इसको जो प्रदान करा जाता है, ठीक है? और ये अगर बात करें तो ये विजेताओं को ये जो पुरस्कार होता है गवर्नमेंट के द्वारा जो अर्जुन पुरस्कार होते हैं, अर्जुन अवार्ड होते हैं ना, उन अर्जुन अवार्ड्स के साथ ही इस पुरस्कार को भी प्रदान करा जाता है। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो जो अभी रिसेंट के जो डेवलपमेंट है इनके साथ ही हम इनको जो है प्रिपेयर करते रहेंगे यहाँ पर, सो दैट हम इजीली अपना जो है करंट है उसको भी हम यहाँ से कवर करते चलें। चलिए, हाँ, ये अब इनको जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये हमसे यहाँ पर मिस हो गया था, जो सविता कंसवाल थी, इनको क्यों दिया गया था? तो भाई इनके नाम एक जो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पर हमें मिला हुआ है कि इन्होंने सिर्फ 16 दिनों में ही माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली ये पहली जो है भारतीय महिला थी। यानी कि 16 दिन के अंदर ही दोनों पर चढ़ने का इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट बात करेंगे, जलवायु सम्मेलन 2024 निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? क्लाइमेट समिट की बात करी जा रही है यहाँ पर, कहाँ ये इसको जो है समिट को करा गया? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु। तो भाई ये यूपी में हुआ था। अगर आप मान लीजिए अगर ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो फिर ये कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। तो थोड़ा-सा हम इसको डिटेल में देखेंगे। ये हुआ कब है? 12 जनवरी 2024 को हुआ है। जस्ट अ सेकंड।
एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पर थोड़ी-सी मिस्टेकन है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। अगर जो हम इसकी बात करेंगे, तो ये जो सम्मेलन है ये मुंबई में करा गया है, ठीक है? और मुंबई कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में। तो ये बी नहीं बल्कि इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका ये ऊपर-नीचे हो गए, तो महाराष्ट्र में होगा ये, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, 12 जनवरी 2024 को ये होता है, ठीक है? और ये जलवायु से रिलेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा। और अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो थीम है, थीम थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है, थीम को आप ध्यान रखेंगे। थीम रही है इसकी डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, ठीक है? इसकी जो थीम है, थीम को भी हम ध्यान रख लेंगे, ठीक है? और ये थीम हमने देख ली है। अगर इसके आयोजक की बात करें, किसके द्वारा करा गया है, तो पर्यावरण, जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है इस सम्मेलन का आयोजन करा गया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर रहे हैं। युवा निधि परियोजना के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। युवा निधि जो योजना है इसके किसके द्वारा शुरू करी गई है? आंध्र प्रदेश द्वारा, तेलंगाना द्वारा, केरल द्वारा और कर्नाटक द्वारा। तो हम युवा निधि जो योजना है हमारी, ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू करा गया है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें कि कब इसको शुरू करा गया, तो भाई जब स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती होती है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर इसको शुरू करा गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारी जो पर्सनैलिटी है वो है ये, तो इनसे ये भी डायरेक्ट हमारा जो है स्टेटमेंट में डाल के हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें तो भाई इस युवा निधि योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों इसको चलाया जा रहा है? तो ये योजना केवल उन जो ग्रेजुएट लोग हैं और जो डिप्लोमा धारक लोग हैं उनके लिए है, जिनका अधिवास कर्नाटक में, यानी कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्नाटक का डोमिसाइल होना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है? तो आप लोगों को तो मिल नहीं पा रही है जो योजना है, लेकिन पढ़ना हमें पड़ेगा। होगा क्या इसमें, ये रोजगार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे जो ग्रेजुएट लोग हैं और जो डिप्लोमा लोग हैं, यानी कि हमारे जैसे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको 2 वर्ष की अधिकतम सहायता अवधि के लिए जो वित्तीय सहायता है, यानी कि 2 वर्ष के लिए उनको थोड़ा-सा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया जाएगा कर्नाटक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एक इनिशिएटिव है, किसका इनिशिएटिव है? ग्रीन ग्रीन रूपी जो टर्म डिपॉजिट है, किसका इनिशिएटिव है? येस बैंक का, आईडीबीआई का, एसबीआई का और एक्सिस बैंक का। तो जो ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट है, ये एसबीआई का हमारा एक इनिशिएटिव होने वाला है। इसमें अगर हम बात करें क्या होने वाला है, तो इसमें जो एनवायरनमेंट अनुकूल जो पहल होने वाली है, यानी कि जो पर्यावरण के अनुकूल जो कुछ इनिशिएटिव्स होने वाले हैं, उन इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट होंगे उनका समर्थन करने के लिए और वो जो फंड इकट्ठा करने के लिए, उसके लिए जो एसबीआई ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट है, इसका शुरुआत करी गई है। होगा क्या इससे, जो भारत में जो हमारे जो ग्रीन फाइनेंस प्रोजेक्ट होंगे ना, भारत में जो चल रहे होंगे, ग्रीन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स को ज्यादा धन उपलब्ध कराना, जिससे वो सुचारू रूप से वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट को चलाया जा सके। और इसमें होगा क्या, ग्रीन डिपॉजिट का सिंपल सा मतलब ये है कि एक ब्याज युक्त जमा है, ठीक है? यानी कि ब्याज भी मिलेगा इस डिपॉजिट में, ठीक है? ब्याज भी प्रदान होगा, जो निश्चित अवधि के लिए जो जो भी जो रेगुलेटिव बॉडीज हैं उनके द्वारा ये ब्याज है वो प्राप्त करा जाता है। और ये जो ग्रीन फाइनेंस या फिर ग्रीन फंडिंग है उसके लिए इसको आवंटित करा जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो हमारे ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट है, इस डिपॉजिट को किस किस के लिए अवेलेबल है, ये एनआरआई जो लोग होंगे उसके लिए भी अवेलेबल है, यानी है तो भारत के लेकिन रहते कहीं बाहर हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है? तो इसमें अगर हम बात करें तो इसके द्वारा जो बैंक द्वारा जनता को दी जाने वाली जो ब्याज दर है, वो 100 अगर उसकी बात करेंगे तो उसमें देखो दिनों के हिसाब से है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगी, तो 1111 दिन के लिए ये जमा पर 6.65% हमें मिलने वाली है। और मैक्सिमम बात करें तो 2222 दिनों की जमा पर 6.40% की जो ब्याज दर है हमें ये सारी मिलने वाली है। ब्याज दर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजें आप देख के यहाँ से आगे निकल सकते हैं, ठीक है? चलिए हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या अभ्यास किस देश के बीच एक जो है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है, अयोध्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो भाई अयोध्या यहाँ पर था आ रखा है, तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रांस, सिंगापुर, बांग्लादेश और थाईलैंड। तो भारत यानी कि इंडिया और थाईलैंड के अंतर ये बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये जो द्विपक्षीय अभ्यास है इसको हुआ है, ठीक है? और अगर इसके नाम के इसके मतलब की बात करें हम, अयोध्या का जो अर्थ निकलेगा, वो अर्थ निकलेगा अजेय या फिर अपराजेय, यानी कि जो जिसकी अजय यानी कि जो विजित हो और अपराजय यानी कि जिसे पराजित ना किया जा सकता हो, ये इनका मतलब है, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, दोनों के साथ बीच में कॉपरेशन जो और नेवी का जो है हमारा ये जो अभ्यास होने वाला है। अगर भारत की ओर से इसमें जो इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज ये होती है कि भाई हमारे कौन से जो, अगर नेवी का है तो कौन सा शिप या फिर कौन से नेवल के द्वारा इसमें भाग लिया गया। तो जो स्वदेश निर्मित पोत कुलिश है हमारा, कुलिश नाम का जो पोत था उसके द्वारा, और INLCU 56 के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट, इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा गया था, ठीक है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थाईलैंड, यानी कि डी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्न में से किस शहर में आयोजित करा गया है? तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसके बारे में हम देख लेते हैं, हाँ कहाँ इसके द्वारा जो है इस विज्ञान महोत्सव को आयोजित करा गया है।
तो ये भी जनवरी का हमारा 2024 का करंट अफेयर है, तो ध्यान रखेंगे हम इसे एफबीडी यानी कि फरीदाबाद में इसको जो है आता कहाँ है फरीदाबाद, अगर स्टेट वाइज भी पूछ ले तो हरियाणा में आता है, एनसीआर में लगा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे आप हरियाणा फरीदाबाद में इसका जो है आंदोलन जो मतलब समिट है इसको करा गया है। ये अपना अपने आप में 9वां संस्करण था यानी कि 9वां वर्जन था। इसको अगर बात करें तो इसकी जो थीम है, थीम इंपॉर्टेंट है, थीम को देख लेते हैं। थीम है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक जो है सार्वजनिक पहुंच, यानी कि साइंस एंड टेक तक अमृत काल में सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, ये इसकी जो है थीम रही है। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये जो हमने जो साइंस के फील्ड में जो भारत में हमारे जो उन अचीवमेंट्स को उनको सेलिब्रेट करना, दुनिया के सामने हमें अपनी उपलब्धि दिखाना और आगे लोगों को इनिशिएट करना, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना, ये हमारे सारे उद्देश्य रहे हैं इसको आयोजित करने के पीछे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 20वां। जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्न में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित करा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो जनवरी से है, तो जुलाई वाले पेपर में भी आ सकता है, आरओ पेपर में भी आ सकता है। और जो बीमारियों मुक्त घोषित होती हैं वहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा ये बनी रहती है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे किसको अभी जो है घोषित करा गया है। तो देखो, जब किसी बीमारी से मुक्त घोषित करता कौन है, तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो है इसको घोषित कराया था। तो कौन कौन है यहाँ पर? केप वर्दे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कोमोरस। तो इनमें से जो केप वर्दे है, ठीक है, केप वर्दे को अभी हाल में मलेरिया से जो मुक्त देश है वो घोषित करा गया है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम केप वर्दे को देखें तो केप वर्दे, मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ डब्ल्यूएचओ अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया घोषित होने वाला तीसरा जो है। केप वर्दे कहाँ का कंट्री है? तो अफ्रीकन कंट्री है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये मलेरिया का अफ्रीकन कंट्री ऐसा है जो मलेरिया के हम देखेंगे उन्मूलन में ये तीसरा देश अफ्रीकी क्षेत्र में तीसरा देश बन गया है। ठीक है, तो ये अब देखेंगे हम भाई, ये डब्ल्यूएचओ कब ऐसी घोषणा करता है किसी देश को, कब किसी बीमारी से या फिर मलेरिया से मुक्त घोषित करता है। तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर है वो है कि मिनिमम यानी कि कम से कम 3 साल तक पूरे देश में मलेरिया के संचरण में रोकथाम दर्शाई गई हो, या फिर जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो 3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। ठीक है, अब तक बात करें तो अब तक डब्ल्यूएचओ के द्वारा 43 देशों को मलेरिया मुक्त का जो है प्रमाणन दे दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की, तो यहाँ पर पहले मालदीव था, इसको 2015 में, श्रीलंका था, श्रीलंका को 2016 में डब्ल्यूएचओ द्वारा जो है मलेरिया मुक्त घोषित करा गया था। देखो, केप वर्दे के बारे में बात करें ना तो इसे रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे के नाम से ऑफिशियली इसको जाना जाता है। राजधानी क्या है? प्राया इसकी राजधानी है, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, प्राया। तो आप जो है ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। यूपी ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस प्लस 75वां, तो आजादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं इसमें 75वीं सारी चीजें हो रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है यूपी जी के बढ़ते टाइम कि हम उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना 24 जनवरी, ठीक है, तो इसी दिन को हमने जो अपना स्थापना दिवस घोषित करा है। तो ऑप्शन ही यहाँ पर सिर्फ 24 जनवरी 2024 है, तो डायरेक्टली हम देखेंगे हमारा डी आंसर है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यूपी ने जो यूपी दिवस के नाम से हम इसको 24 जनवरी इसको जानते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो भाई 24 जनवरी 1950 को हम देखेंगे कि जो हमारा पहले जो नाम था जो उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत या फिर यूनाइटेड प्रिंसेस था, इसका नाम चेंज होके उत्तर प्रदेश रखा गया था संयुक्त प्रांत से। तो ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है कभी कि किस उपलक्ष्य में हम अपना यूपी जो डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो संयुक्त प्रांत से जो नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हुआ था उस उपलक्ष्य में हम अपना जो है 24 जनवरी जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में संवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन करा गया है? तो ध्यान रखेंगे पहला, एक तो ये ध्यान रखेंगे पहला है ये संवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक यानी कि मिलिट्री स्कूल है, वो भी सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो पहला ये ऐसा स्कूल घोषित करा गया है। तो और ध्यान रखेंगे श्रीधाम वृंदावन में जो ऐसा स्कूल है ये बनाया गया है। तो वृंदावन में बनाया गया है। इसका वृंदावन है कहाँ पर? मथुरा में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसकी जो है इसका उद्घाटन करा गया था। ठीक है, और ये पहला पूर्णतः लड़कियों द्वारा जो ऑन गर्ल्स सैनिक स्कूल है पहला। ठीक है, लगभग 870 छात्र इसमें जो है होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे अगला हम अपना अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ इसका ऑप्शन मथुरा हो जाएगा और इनकी वृंदावन मथुरा के अंतर्गत आएगा। मैंने आपको एग्जैक्टली लोकेशन बता दी थी। यहाँ पर बात करेंगे पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है थोड़ा सा, है ना। तो पराक्रम दिवस है, आप में से ज्यादातर लोगों को हो सकता है पता होगा, लाला लाजपत राय, विवेकानंद जी, सावित्रीबाई फुले और सुभाष चंद्र बोस। तो भाई पराक्रम दिवस है, पराक्रम दिवस को हम इसको जो घोषित करा गया है सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है इसके उपलक्ष्य में हम जो है पराक्रम दिवस हमको हमारा घोषित करा गया है। इसी टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो ये अगर बात करें तो यहाँ पर एक जो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर ही
एक जो पुरस्कार है गवर्नमेंट के द्वारा, उस पुरस्कार की ओर शुरुआत करी गई है, उसके बारे में थोड़ा-सा हम जानेंगे यहाँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोई भी जो संस्थान हो, कोई एनजीओ वगैरह हो, कोई व्यक्ति हो, ठीक है? अगर जो हम यहाँ पर संस्थान क की बात करी गई है, ठीक है? संस्थान और इंडिविजुअल लेवल पर भी, यानी कि आपदा प्रबंधन के किसी का अमूल्य योगदान हो रहा होता है, तो उसके लिए हम जो है सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यह इसकी घोषणा करी गई है। ठीक है? इसमें जो अगर हम बात करेंगे राशि की बात करेंगे, तो संस्थानों के लिए यानी कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जो राशि होगी, वो होगी हमारा जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर राशि होने वाली है 51 लाख होगी और इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति को जो राशि दी जा रही होगी, वो होगी 5 लाख रुपए। ठीक है? तो और ध्यान रखना ये केवल और केवल आपदा प्रबंधन के जो मामले होंगे, उनमें ही उत्कृष्ट सेवा के लिए जो है दिया जा सकता है और एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट आपको यहाँ से ये मिल सकता है कि इस पुरस्कार को पाने के लिए जो आवेदन कर सकते हैं वो केवल और केवल भारतीय नागरिक या फिर भारतीय जो संस्थान है वो ही इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। विदेशी जो होंगे उनको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। चलो आगे। के स्मार्ट जो ऐप है इसको लॉन्च करा गया है। किसके द्वारा के स्मार्ट लॉन्च को जो है शुरू करा गया है? तो ध्यान रखेंगे जैसा इसके नाम में ही आ रहा है, के स्टार्टिंग में आ रहा है तो सीधी-सी बात है, ऐसी स्मार्टनेस कौन दिखाता है? केरला ही दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा वो लोग आगे रहते हैं इन मामलों में। तो केरल के द्वारा इसको जो है लॉन्च करा गया है। किस लिए लॉन्च करा गया तो देख लेंगे भाई। तो इसका जो के स्मार्ट का पूरा नाम है, के स्मार्ट का पूरा नाम मिलेगा आपको केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका पूरा नाम जो है रखा गया है। ठीक है? तो इसमें क्या होगा इस एप्लीकेशन में जो त्रिस्तरीय स्थानीय स्व सरकारी संस्थान है, इनकी सभी सेवाओं को एकीकृत करते हुए यानी कि जब हम 3 स्तर पर जो सेवाएँ देखेंगे ना जो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पर सिंपल सी बात है जो डिजिटल एक प्लेटफ़ॉर्म होगा यानी कि ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने में ये अपना यहाँ पर योगदान दे रहा होगा। इसलिए जो केरल के द्वारा सिंपल सी इम्पोर्टेंट आपको चीज़ यही जाननी है, यहाँ पर जो सारी जितनी लोकल इन्फॉर्मेशन होंगी, वो सारी लोकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होने वाली हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लोकल इन्फॉर्मेशन कैसे? मान लीजिए आपको क्या है अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है? और अगर जो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है, लाइसेंसेस वगैरह लेने हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के संबंध में मिल जाएँगी। केरल के द्वारा इसको शुरू करा गया है, नाम इसका के स्मार्ट है। आगे, विश्व विश्व हिंदी दिवस के बारे में पूछ रहा है। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ना? 2 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, इनमें से देख लेंगे भाई कौन-कौन सा सही है। पहला, ये प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये पहला स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। और अगर दूसरा हम देखें तो ये देखो ये विश्व हिंदी जो सचिवालय है, ये फिजी में है। तो भाई ध्यान रखना है फिजी में नहीं है ये जो विश्व हिंदी सचिवालय, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। अगर भाई ये फिजी में नहीं है तो कहाँ पर है? ये पोर्ट लुइस जो कि हमारा मॉरिशस में है। पोर्ट लुइस में ये हमारा सचिवालय हमें स्थित मिलेगा। देखो विश्व हिंदी दिवस के बारे में आपको बताऊँ, तो ये किस लिए सेलिब्रेट कराया जाता है? यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें जो पहला जो हिंदी का भाषण था ये 1949 में इसको दिया गया था, ठीक है? तो इसलिए हम इसको जो है सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक? चलिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय ये तो विश्व हिंदी दिवस हो गया, 10 जनवरी को मनाते हैं। यही मैं आपको बता दूँ अपना राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को, ठीक है? ये ध्यान रखना है हमें। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस हम देख लेंगे तो दूसरा तो हमारा गलत था ना, केवल एक हमारा यानी ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, ऑपरेशन अमृत का संबंध है। ऑपरेशन अमृत के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ऑपरेशन अमृत किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ऑपरेशन अमृत के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हैं हमारे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग में कमी लाना, आर्द्र भूमियों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, इनमें से कोई नहीं और एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर इनमें से अंकुश लगाना। ये ऊपर-नीचे होगा थोड़ा-सा और कुछ नहीं है। ठीक है? तो अगर ऑपरेशन अमृत की बात करें तो भई कुछ नहीं है। ऑपरेशन अमृत ये केरल के द्वारा इसको चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? केरल ऐसे देखो काफ़ी अवेयर रहता है। क्यों? रीज़न है भई एजुकेशन वहाँ पर बहुत अच्छी है। लिटरेसी देखी होगी आपने सबसे ज़्यादा है भारत में वहाँ पे। तो कुछ नहीं था ऑपरेशन अमृत इस चीज़ से रिलेटेड था जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं ना, उस रोकथाम के लिए। क्यों? क्योंकि हम देखें कहीं एमडीआर यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ना कहीं जो उपलब्ध हो जाए। आप जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ कैसे होता है? मान लीजिए हमें कुछ भी हुआ, कोई थोड़ी-सी परेशानी हुई, हम गए डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पर, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हमने दवाई खा ली। अब जितनी ज़रूरत है उतनी खा रहे हैं या फिर जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं खा रहे हैं। अब हम पूरा कोर्स नहीं कर रहे हैं एंटीबायोटिक का तो क्या होगा? भई जो बॉडी है वो पूरी तरह से ज़रूरत का उसकी काम नहीं कर पाएगी, क्यों? क्योंकि जो जीवाणु हैं, वो हम थोड़ा डोज़ ले रहे हैं ना या फिर ज़्यादा डोज़ ले रहे हैं, तो उनको वो अपनी एक प्रतिरोधकता प्राप्त कर लेते हैं जो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं। लेटर ऑन क्या होने वाला है, बहुत लंबे टाइम में जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो हमारी बॉडी पर काम नहीं करेंगे, इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होने वाले हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जो एंटीबायोटिक के ज़्यादा यूज़ हैं, इनको रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन अमृत जो है शुरू करा गया, किसके द्वारा? केरल स्टेट के द्वारा, ठीक है? चलिए।
यहाँ पर एशिया में इन्होंने एक ये चीज़ बात और ऐड करी थी कि जैसे हम लोग मेडिकल पे जाके अपनी मर्ज़ी से दवाई खा लेते हैं ना, ये चीज़ अब अवेलेबल नहीं होगी। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिकल स्टोर वाला जो है एंटीबायोटिक्स नहीं देगा। आई थिंक मुझे लगता है पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए, बहुत अच्छा मॉडल है। ठीक है, चलो अगला। हाँ, यार देखो मैं एक बार आपको यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि भई ये जो टेस्ट है ना, जितना टाइम इस टेस्ट को रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में नहीं लगता, जितना इन क्वेश्चन्स को प्रिपेयर करने में लगता है। तो एक जो टेस्ट है यार 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है। अगर आप इस टेस्ट को देख रहे हैं तो प्लीज़ यार जेएस ह्यूमर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। जेएस ह्यूमर की जो रीच है काफ़ी डाउन हो गई है, तो इससे ये जो थोड़ा-सा मुश्किल टाइम है, तो इस टाइम पर आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अपना थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाएँ, अपने साथ वालों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, सो दैट हम ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं, हम इनको आगे जो है आगे इनको कंप्लीट कर सकें। क्योंकि देखिए अगर इस तरह से चीज़ें डाउन चलती रहीं, तो मुझे नहीं लगता किसी दिन मैं डिमोटिवेट हो गया तो ये इनिशिएटिव बंद करे जा सकते हैं, ठीक है? तो आगे अगर हमें इनको चलाना है, तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। चलिए, हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 27वां क्वेश्चन है हमारा। देख लेते हैं हमारा कौन-सा क्वेश्चन यहाँ पर सही होने वाला है, ठीक है? अगर हम बात करेंगे, तो 2 स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दिए गए हैं, देख लेते हैं दोनों में से कौन-सा सही है। पहला, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। बिल्कुल सही बात है, पहला जो स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है? देखो, अधिनियम की बात करेंगे हम जब संघीय न्यायालय की बात करेंगे, तो अधिनियम तो 1935 का, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया गया ना कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब करी गई थी, यहीं पर ऐसे कीवर्ड में आपको एग्जाम में फंसाता है कि किस अधिनियम के द्वारा करी गई थी, तो 1935 का अधिनियम है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि कब करी गई, तो भाई 1935 के एक्ट के द्वारा ही हम अगर बात करेंगे, तो 1 अक्टूबर 1937 को जो है हमारा जो संघीय न्यायालय है, इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। यानी कि स्थापना हुई थी 1937 में, लेकिन कौन से एक्ट के द्वारा? 1935 के एक्ट के द्वारा, ठीक है? पहला हो जाएगा हमारा सही। दूसरा, संघीय न्यायालय की हाँ, अधिनियम देखो यहीं पर कन्फ्यूज़ हो गया। एग्ज़ैक्टली यहाँ पर वही चीज़ जो बताई गई, जो मैं आपको बता रहा था अभी जस्ट। यहाँ पर 1935 में नहीं हुई थी। एक्ट भले ही 1935 का था, लेकिन जो अधिनियम था वो मतलब जो स्थापना हुई थी वो 1937 में स्थापना हुई थी, ना कि 35 में। यहीं पर आपको एक ही एग्ज़ाम्पल ये मिलेगा, तो दूसरा हो जाएगा हमारा गलत, केवल एक हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है? और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जिस टाइम पर जब ये हमारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो उस टाइम पर इसके पहले जो सीजेआई होते हैं, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो सर मेरेव्स गेवियर होते हैं इस टाइम पर, ठीक है? उनका नाम आप ध्यान रख लेंगे। चलिए, अगला जो हमारा 28वां क्वेश्चन है, इस पर हम मूव कर रहे होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य जो आर्थिक संबंध है, इनकी विवेचना करी गई है। तो ये आर्टिकल्स यहाँ पर हमसे पूछे जा रहे हैं। इनकी जो है कहाँ पर इनकी करी गई है? तो ध्यान रखेंगे कि जो केंद्र राज्य संबंध हैं, हम उनकी अगर हम बात कर रहे होंगे, तो उनके मध्य हमें विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध मिलेंगे, वहीं पर हमें एक वित्तीय संबंध भी मिल रहे होंगे। तो वित्तीय संबंध यानी कि आर्थिक संबंध, उन्हीं आर्थिक संबंधों का जो आर्टिकल है, उसके बारे में पूछी जा रही है। तो ये जो संबंध मिलने वाले हैं हमें आर्टिकल 268 से लेके 281 तक, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो देखो हमारा जब केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हैं, तो हमें जो है हमारे प्रशासनिक या फिर कार्यपालिका और जो विधायिका संबंध हैं, ये हमें एक जगह मिल जाएँगे। लेकिन जो वित्तीय संबंध है, ये हमें सेपरेट भाग में मिलते हैं, जब हम पार्ट के लेवल पर बात कर रहे होंगे। चलो, अगला 29वां क्वेश्चन हम मूव कर रहे हैं, 29वें क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पर कुछ प्रारूप समिति के सदस्यों में देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि लोग ये तो हर कोई याद कर लेता है कि भाई प्रारूप समिति की जो अध्यक्ष कर रहे थे कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। इस चीज़ को तो हर इंसान याद कर लेता है। लेकिन अब अध्यक्ष से क्वेश्चन नहीं आ रहा प्रारूप से। प्रारूप से क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, प्रारूप समिति से क्वेश्चन। लेकिन प्रारूप समिति से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो अब सदस्यों से पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे, ना कि अध्यक्ष से। अध्यक्ष तो हर कोई याद कर लेता है प्रारूप के, जो कि अम्बेडकर जी हैं। अगर सदस्य हैं, अगर हम सदस्यों की बात करें, तो अब देखिए कौन-कौन है। के.एम. मुंशी, नेहरू जी, मोहम्मद सादुल्लाह, पटेल साहब और अल्लादी कृष्ण अय्यर। अब हमें ये बताना है कि इनमें से जो कौन-कौन से हैं, वो कौन-कौन से लोग इसमें जो है शामिल होते हैं, ठीक है? तो देखो, अगर हम ये उसके जो कौन-कौन से सदस्य थे, इनके अगर हम बारे में बात करें, तो प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं, उनमें से के.एम. मुंशी जी हो जाएँगे, ठीक है? ये हमारे सदस्य हो जाएँगे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी हो जाएँगे, 5वें हो जाएँगे, ठीक है? और हमारा अगर बात करें, तो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह जी, ये हो जाएँगे, ठीक है? ये बाकी यही लोग थे इनमें जो इस समिति में थे। पटेल जी और नेहरू जी इस समिति में नहीं थे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? तो 1, 3, 5 हमारा राइट आंसर होगा। 1, 3, 5 अवेलेबल है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये जो हमारी संविधान समितियाँ हैं, ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, और ये ध्यान रखना है आपको कि कौन-सी जो संविधान समिति है, इसकी जो है अध्यक्षता कौन करता है। कई बार आपको सही सुमेलन में भी पूछ लेगा कि इनमें से कौन-सा सही सुमेलित है। यहाँ पर आपको समिति दे देगा, यहाँ पर आपको व्यक्ति का नाम दे देगा कि कौन अध्यक्षता कर रहा था। कई बार आपको ऐसे 4 ऑप्शन देके आपसे मिलान करवा लेगा, ए-बी-सी-डी आपको ऑप्शन दे देगा। तो जितनी भी समितियाँ हैं, उन समितियों के अध्यक्षों की याद कर लेंगे, और जो प्रारूप समिति है, उसके सभी सदस्यों को याद कर लेंगे। वहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट
जब आप इन समितियों को याद कर रहे होंगे ना, तो फंडामेंटल राइट की उपसमिति और जो अल्पसंख्यक मामले होंगे उनकी उपसमिति, ये भी मिलेंगी। तो इनके जो अध्यक्ष होंगे उनको भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो हिंट कर रहा हूँ आप थोड़ा सा उन चीजों को भी देख लें। आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आप बार बार आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी कि गलत इनमें से कौन सा है। तो पहला देख लेते हैं, संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वो प्रदान करा गया है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर गलत पूछ रहा है ना। तो आर्टिकल 43 के तहत जो है अधिकार प्रदान करा गया है। ठीक है, बिल्कुल ये सही बात है ना। तो ये हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को परामर्श संबंधी ध्यान रखिए क्षेत्राधिकार प्रदान करा गया है। देखो यार ये चीज है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं प्रदान करा गया है, यहाँ पर गेम खेला गया है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत कौन, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो ले सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा फोकस से पढ़ना है इस चीज को। ठीक है, राष्ट्रपति को परामर्श लेना है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को जो है ये दिया गया है इस 143 के तहत ये जो परामर्श लेना है। ठीक है, तो वो ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श किसको देगा, राष्ट्रपति को। ये राष्ट्रपति को परामर्श देंगे और मतलब ये राष्ट्रपति को मांगे, मतलब राष्ट्रपति जब परामर्श देंगे तो कुछ स्थितियां होंगी उनमें। ठीक है, कि कुछ दो दो स्थितियां होंगी जहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये परामर्श देना बाध्य होगा और देना बाध्य नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम ये देखें कि यहाँ पर कौन से मामलों में देना बाध्य होगा। तो सामान्य मामले में कोई पूछी गई तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर अपना परामर्श दे सकता है, लेकिन नहीं भी दे सकता। लेकिन जो दूसरा मामला होगा, संविधान का जो हमारा लागू होने से पहले की जो संधियां होंगी, जो सनद वाले मामले होंगे, उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को जो सलाह देना बाध्यकारी हो जाएगा जब राष्ट्रपति जी मांगेंगे। तो देखो भाई एक एक एक, एक 4-3, यानी कि ये तो हमारा पहला ऑप्शन है, ये तो हो जाएगा हमारा सही। दूसरा, सामान्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। तो देखो भाई सामान्य मामलों का मामला है यहाँ पर ये बाध्यता कब होगी, बाध्यता मैंने बताया कि जो है हमारा जो संविधान लागू होने से पहले की जो संधि और सनद वाले, सिर्फ उन्हीं में जो है सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, ना कि सामान्य मामलों में बाध्य है। तो दूसरा हो जाएगा हमारा गलत। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि केवल केवल दूसरा गलत है, पहला हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, चलिए, क्योंकि गलत ही पूछ रहा था ना यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमने काफी अच्छे से जो है इसको डिस्क्राइब कर लिया है। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या। देखो भाई थोड़ा सा मैं आपको पंचायतों के बारे में बताऊंगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। और जो हम बात करेंगे, हमने जो भारत में अपनाया था, भारत में हमने अपनाया था जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसके द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी, हमने उन चीजों को अपनाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या, 3 स्तरों की पंचायत के 3 स्तरों की बात बोली थी। पहला पहला कहाँ, सबसे नीचे तो हम बात करेंगे ग्राम स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर पंचायत स्थापना होगी, तीसरा जिला स्तर पर जो है पंचायत की स्थापना होगी। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये भी चीज बोली गई थी कि यदि यदि किसी राज्य की अगर जो जनसंख्या है वो 20 लाख से कम है, तो जो 20 लाख से कम वाला है वो बीच वाली जो है ब्लॉक वाली जो पंचायत है इसको स्किप कर सकता है, और गांव के बाद डायरेक्टली जो सीधा है जिला जो पंचायत है उस पर मूव कर सकता है। तो यहाँ पर वही जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है, 10 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 20 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 20 लाख, जो कि मैंने बताया। यानी अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वो ब्लॉक पंचायत भले ही ना बनाए, डायरेक्ट ग्राम के बाद जिला पंचायत बना ले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पंचायतों की मैंने जो आपको समिति बताई थी ना, बलवंत राय मेहता समिति, आप इन समितियों से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये जितनी भी कमेटी थी इनके टाइम पीरियड की पूछ लेगा आपको कि कौन से टाइम पर गठन हुआ था, इनका कालक्रम पूछ लेगा आपको, इनका स्तर पूछ लेगा, कौन सी 3 स्तरीय थी, किसने जो सिफारिश दी थी, कौन से ने किसने 2 स्तरीय सिफारिश दी थी। तो ये जो ऊपर मैंने आपको सारे बताए थे, इनका मैं आपको एक मंत्र दे देता हूँ, आपको एक कोड दे देता हूँ, गारंटी है आपका क्वेश्चन अगर कभी गलत हो जाए। ठीक है, तो 2 कोड हैं, बैग लो प्रधान। ठीक है, यानी कि जब पंचायतों का जो हमारा इलेक्शन होता है तो जो प्रधान है उसको ऑफिशियली प्रधान बनाने के लिए हम बोलते हैं ना, जैसे बैग दे दिया, बस्ता दे दिया, तो प्रधान बस्ता लेने गया है। तो उसी संदर्भ में हम इसको याद कर सकते हैं। पहली कमेटी थी बलवंत राय, उसके बाद हमारी अशोक मेहता, उसके बाद जीवी के राव, उसके बाद यहाँ पर एल, और उसके बाद एल एम सिंघवी, और उसके बाद पी के थुंगन कमेटी। तो इस तरह हम इनका अगर आपको क्रम याद है तो भले ही कालक्रम आ जाए जो है, चाहे चाहे टाइम पीरियड आ जाए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस कोड को आप जरूर याद रखेंगे, आपकी बहुत मदद करने वाला है ये आपके लाइफ टाइम में जब तक आप एग्जाम देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990 किस कौन कौन से राज्य हैं उनसे संबंधित है। तो जब देखते हैं ना कि भाई जब दो राज्यों में जो नदी जल है उससे संबंधित जब डिस्प्यूट हो जाता है तो एक प्राधिकरण की जो है स्थापना करी जाती है। तो ये जो कावेरी जल जो विवाद है इसको देखेंगे तो ये कौन कौन से जो कावेरी नदी के पानी के ऊपर जो डिस्प्यूट है 1990 में जो इसका गठन हुआ था, तो कौन कौन से जो राज्य और यूटी हैं इसमें शामिल होंगे, तमिलनाडु, केरल,
कर्नाटक और पुदुचेरी। ये जितने सारे ऑप्शंस देख रखे हैं सब में सबका जो विवाद है इसके सभी के विवाद को समाधान करने के लिए हम अगर देखेंगे, हाँ, 1 2 4 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर ये खामखा दे दिया है। या तो पांचवा ऑप्शन होता तो यहाँ उपरोक्त सभी दे देते। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, चौथे चारों हमारे जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, चारों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, यहाँ पर हमें कुछ राष्ट्रपति जी दिए गए हैं और राष्ट्रपति जियों के जो कार्यकाल हैं उनके बारे में हम बताना है हमें। तो इनके कार्यकाल के बारे में हम जान लेंगे और यहाँ पर हमें कूट दिया गया है, उस कूट को हमें मिलाना है। तो सिंपल सा हम कार्यकाल यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति अगर के आर नारायण जी के बारे में देखेंगे तो के आर नारायण जी जो राष्ट्रपति होते हैं इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1997 से 2002 वाला टाइम है। ये इनका जो है कार्यकाल हो जाता है, यानी कि ये पहला हो जाएगा हमारा सही, है ना, यानी कि एक का ए होगा। ठीक है, दूसरा नीलम संजीव रेड्डी जी की बात करेंगे तो 77 से 1977 से और जो है 1982 वाला टाइम पीरियड है, ये इनका हो जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन में हमारा अवेलेबल है, तो हमारा बी का हो जाएगा, है ना, ए का एक, बी का हो जाएगा हमारा 4। तो अगर कूट में हमें यहीं से मिल जाए तो हम यहीं से ए का 1, बी का 4, यानी कि 2 स्टेटमेंट को तो हम यहीं से उड़ा सकते हैं। फखरुद्दीन अली महमद जी की बात करेंगे तो 1974 से 1977 तक इनका जो है कार्यकाल रहता है हमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 74 से 1970, यानी कि इनका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर जाकिर हुसैन साहब की बात करेंगे लास्ट में, तो जाकिर हुसैन साहब की टाइम पीरियड 67 से 69, यानी कि 2 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। इस तरह अगर हम इनका मिलान करेंगे, अगर हम इनका कूट देख रहे होंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा हमें 1 4 2 3। ठीक है, सिंपल सा कूट जरूरी नहीं है, अब बस टाइम पीरियड है उसका थोड़ा सा देख लेंगे, कई बार क्वेश्चन मिलान के लिए पूछ लेता है। कौन सा इनमें से एक गलत है? गलत क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है हमसे, 4 स्टेटमेंट हमारे सामने दिए गए हैं, तो देख लेते हैं भाई इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए हम पहला देख रहे हैं, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा सदस्य होने के लिए अर्हत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट हमारा। देखिए, जब राष्ट्रपति का जो हम इलेक्शन देखेंगे तो वो इलेक्शन होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। ठीक है, एक मंडल के द्वारा, और ध्यान रखना है इस निर्वाचक मंडल में केवल और केवल इलेक्टेड लोग होते हैं, नॉमिनेशन लोग नहीं होंगे। कौन कौन से? हमारे संसद से इलेक्टेड लोग होंगे, राज्यों की विधानसभाओं से इलेक्टेड लोग होंगे, दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा है इनके इलेक्टेड लोग होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति की जो अहर्ता है, जो चुनाव लड़ने के लिए जो एक योग्यता है, उनमें से एक योग्यता ये भी होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए। दोनों चीजों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पहला हो जाएगा हमारा सही। ठीक, दूसरा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है क्या? इसका ऐसा नहीं, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं करी जाती जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है। अगर हम उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की बात करेंगे तो ये आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि लोग, ये जो राष्ट्रपति है इनके निर्वाचक मंडल में कौन होगा और उपराष्ट्रपति है इनके निर्वाचक मंडल में कौन होगा। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो केवल और केवल संसद के लोगों के द्वारा होता है, राज्यों का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वो उसमें आएंगे, लोकसभा के सभी लोग आ जाएंगे मनोनीत, और जो हमारे ये वोट करेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए, और हमारा राज्यसभा के सभी लोग हमारे, चाहे वो इलेक्टेड हैं चाहे वो नॉमिनेटेड हैं, राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो जबकि राष्ट्रपति द्वारा ये नहीं होगा, तो यही गलत है, हमसे गलत ही पूछा है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। फखरुद्दीन जी जिनके बारे में हम अभी पूछ रहे थे, ये 5वें राष्ट्रपति थे, सही बात है। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सारे ऑप्शन सही है, बस गलत पूछ रहा था तो वो हमारा बी ऑप्शन गलत है। 35वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 हमें सूची दी गई है, अनुच्छेद और अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद किसी से रिलेटेड है ये हमें इसके बारे में पूछ रहा है। देखो भाई, आर्टिकल अगर हम पंचायतों के गठन की बात करेंगे तो पंचायतों का गठन दिया गया है आर्टिकल ये हमारा 243 खा में। ठीक है, वहीं पर हम बात करेंगे हमारा जो यहाँ पर राज्य का महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता 165 में मिलेंगे हमें। ठीक है, आगे ऑप्शंस देख लेंगे हमें। आर्टिकल 165 में राज्य के जो महाधिवक्ता हैं ये हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, डी में मिल जाएंगे ये हमें। ठीक, डी में मिल जाएंगे। उसके बाद अगला हम देखेंगे तो पंचायत हो गया। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे तो आर्टिकल जो 66 है, यानी कि 3 का हो जाएगा 1, आर्टिकल 66 में ये इनका जो है इलेक्शन की बात मिल जाएगी उपराष्ट्रपति जी की। और अंत में हम देख लेंगे जो राज्यों के, हाँ, और जो पंचायतों की जो संरचना है इसके बारे में हम बात करेंगे तो आर्टिकल 243 गा, है ना, यहाँ पर पंचायतों की संरचना इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सा हमसे जो है ये लगवाया जा रहा था, क्रम में लगाया जा रहा था, तो क्रम में लगा देंगे 3 4 3 1 4 2, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो मेन मेन 2 आर्टिकल है ना संविधान के, हमें याद होने चाहिए, पूछ लेता है कई बार। चलिए, 2 स्टेटमेंट पूछ रहा है, इनमें से कौन से सत्य हैं? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से जो सही है हमें उसके बारे में बताना है। पहला, यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, और सही स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है तो बिल्कुल सही बात है। हम कौन सा आर्टिकल देखेंगे? हम भारत के संविधान द्वारा ये है आर्टिकल 315 में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो यूपीएससी की बात करी जा रही है, इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, तो राइट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सी, है ना। वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इनकी अगर बात करूं, इनकी जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं तो कितने साल की अवधि के लिए लिए जाते हैं? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। 6 साल का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष की जो आयु होती है।
जो भी पहले हो जाएगा तभी ये रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37वां। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? दो स्टेटमेंट हमारे सामने दिए गए हैं, देख लेते हैं भाई 37 जो है कथन सत्य होंगे। पहला देख लेते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा दी होती है। देखो भाई, वित्त आयोग का मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये क्वेश्चन और आ चुका था। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात करी जाती है, लेकिन ध्यान रखिए मैंने आपको सदस्य बताए थे 1+4 होते हैं, यानी कि सदस्य होंगे 4, एक होगा अध्यक्ष, और यहाँ पर 3 सदस्य की बात करी जा रही है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद जो पनगड़िया हैं उनको बनाया गया, तो ये देखिए इसीलिए चर्चा में बना हुआ अभी वित्त आयोग, इसीलिए क्वेश्चन इससे बार-बार जो है आ रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है जो 16वां वित्त आयोग है उसकी जो अगर हम बात करेंगे अध्यक्ष हैं तो अरविंद पनगड़िया की जो है ये जो हम बात करेंगे ना, जो नीति आयोग था हमारा, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते थे पहले पुराने, ये एक्स उपाध्यक्ष थे, तो अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो ये हम इनके द्वारा जो है इसकी जो है अध्यक्षता करी जा रही है वित्त आयोग की 16वां जो। अगर 16वें वित्त आयोग इसके बारे में आपको बताऊं तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होंगी इनकी जो सिफारिशें, और अगले 5 वर्ष तक ये कवर करेंगे। और ये हाँ, इन सिफारिशों को अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट देंगे कब? 2026 से इनकी जो है सिफारिशें शुरू होंगी और 2025 तक ये अपनी रिपोर्ट दे देंगे। तो केवल दूसरा यहाँ पर इनके बारे में सही हो जाएगा, पहला था वो गलत था, ठीक है। यानी कि केवल 2 बी ऑप्शन इज राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। 38 सीएजी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन-कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही हैं। चलिए, देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। तो देखो भाई, अगर सीएजी के बारे में हम बात करेंगे, तो अगर जो सीएजी हैं हमारे संपूर्ण नियंत्रक नहीं होते, सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, ठीक है। ऑडिट ज़रूर करते हैं, लेकिन इनका जो वित्तीय व्यवस्था होती है उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, प्री नियंत्रण इन पर कोई नहीं होता। इस ऑप्शन को हम नहीं मान सकते। नियुक्ति की बात करेंगे तो जो नियुक्ति की बात करेंगे तो नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात है, पहला ये सही हो जाएगा। कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 और हमारा बात करेंगे 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु यहाँ पर होता है, ठीक है। 6 62 का होगा नहीं, 6 65 होती है इनकी, ध्यान रखेंगे सीएजी। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा है हमारा, ये दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इनकी जो वेतन है उसकी हम बात करेंगे तो इनका जो वेतन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। इनका जो वेतन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 यानी कि 2 सही हो जाएंगे। देखो, पहला हम इसलिए सही नहीं मान रहे हैं कि जो वित्तीय व्यवस्था है उसकी कम ऑडिटर जनरल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो पैसा निकालने में इनकी भूमिका नहीं होती है कोई भी। जो पैसा निकल रहा है उसको ये रोक नहीं सकते, इसलिए हम इनको नियंत्रक नहीं मान सकते। कुछ लोग इस पर मान भी सकते हैं कि भाई नियंत्रक हो भी सकते हैं, तो इंटरप्रिटेशन वाला ये क्वेश्चन है। 2 और 4 2 सही हो जाएँगे, तो हम जाएँगे केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, केवल 2 के साथ में हम यहाँ पर जा रहे होंगे। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 39। नीति आयोग के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ पर हमसे कुछ जो स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट के बारे में चीज़ें पूछी जा रही हैं। देख लेते हैं भाई कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है, ठीक है। नीति आयोग के जो पूर्णकालिक संगठन ढांचा है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा करी जाती है, तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में पूछ रहा है। तो अगर नीति आयोग की बात करें तो इसका जो उपाध्यक्ष है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जो है उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी वो जो हो रही होगी प्रधानमंत्री के द्वारा ही होती है। अभी हमने जो अरविंद पनगड़िया जी देखे थे, प्रधानमंत्री द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा करी जा रही होती है, तो अगर अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात करेंगे तो यानी कि कुछ टाइम के लिए आते हैं, वो भी प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंट होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होता है, तो ये भाई भारत राज्य मंत्री नहीं बल्कि जो भारत का सचिव होता है, उसके समकक्ष होता है ये, ना कि मुख्य इसके अंतर्गत। तो ये जो हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा हमारा गलत। चौथे की अगर हम बात करेंगे तो चलिए, चौथे की अगर हम बात कर रहे होंगे तो चौथा मिल जाएगा हमें। पूर्णकालिक सदस्य कैबिनेट मंत्री के समक्ष होते हैं, ठीक है। तो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं ये राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं हमारे, ना कि कैबिनेट मंत्री के समकक्ष है, ठीक है। ये अपोजिट दी गई चीजें यहाँ पर। तो ये जो पूर्णकालिक सदस्य होंगे उनको राज्य मंत्री का जो है दर्जा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखना चाहें तो 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ठीक है। 1 और 2 ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर सही मिल जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा जो गायब है, इसमें आप 1 और जो है 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 आप जो सी ऑप्शन डाल लेंगे इसमें, एक जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 1 और 2 केवल, क्योंकि सही के बारे में पूछ रहा है ना, तो केवल 1-2 सही हो जाएँगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन दोनों सूचियों को मिलाना है। आर्टिकल्स हमसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, उन आर्टिकल्स के बारे में देख लेंगे, कौन सा आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखो, जो जो आर्टिकल राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताएगा, राज्यपाल की नियुक्ति बताता है आर्टिकल 155, ठीक है? तो ये इसका हो जाएगा ये। महाधिवक्ता की बात करेंगे तो ये पहले भी आ चुका है, 165 में आता है महाधिवक्ता। जो अधिकरण है, हम अधिकरणों की बात करेंगे, ये मूल संविधान में नहीं होते हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हम इनको भारतीय संविधान में ऐड कर रहे होते हैं। भर्तियों के मामलों को देखने के लिए, विवादों को समाधान करने के लिए अधिकरण आते हैं, ठीक है?
तो अन्य प्रावधानों के लिए भी आते हैं, लेकिन जो जो कैट वगैरह हैं उनकी इनके लिए भर्तियों के लिए देखेंगे, ठीक है। तो अधिकरण की हम देखेंगे तो 330 का में आ जाएगा। और जब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करेंगे हम, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है हमारी आर्टिकल 127 के तहत, ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीश को अगर हमने देख लिया जो है 127 में, देखो अगर न्यायाधीशों में आपको दो कंफ्यूजन होते हैं, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मॉक टेस्ट में आपको बहुत मिलने वाला है। एक तो होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, एक होते हैं हमारे अतिरिक्त या फिर कार्यकारी न्यायाधीश। तो ध्यान रखना है जो एडहॉक जजेस जो आते हैं आपको, वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं जब कोरम पूरा नहीं हो रहा होता, तो उस कोरम को पूरा करने के लिए एडहॉक जजेस को हम अपॉइंट करते हैं। लेकिन जो अतिरिक्त और कार्यकारी जो जज हैं वो हाई कोर्ट में आते हैं, और जब हमारा हाई कोर्ट में जो कार्य है इनका दबाव बढ़ जाता है, फिर काम ज्यादा बढ़ जाता है, तो अतिरिक्त और जो कार्यकारी न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति होती है। तो इस तरह अगर हम 40वें क्वेश्चन में अगर हम मिलान करेंगे, तो अगर हम मिलान करना चाहें तो ए का हो जाएगा 4, यानी कि सबसे पहले 4 होगा तो इसको खत्म कर देंगे। बी का हो जाएगा 1, तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? इनमें से जो सही स्टेटमेंट है उसके बारे में पूछ रहा है। 2 स्टेटमेंट हमारे सामने दिए गए हैं, देख लेते हैं भाई। दल बदल कानून दल बदलने पर संसद सदस्यों और राज्य विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है। तो बिल्कुल सही बात है। दल बदल क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं हम इसको, मूल संविधान में नहीं था। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में हम इसको जो है ऐड करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति पहले क्या होता था, आयाम गयाराम जो राजनीति होती थी, यानी एक व्यक्ति है वो नासा रहता है, कभी किसी पार्टी में चला गया, कभी किसी पार्टी में, तो अनस्टेबिलिटी बनी रहती थी। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए दल बदल अधिनियम लाया गया था, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा सही। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसी राजनीतिक दल के 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल विधान जो है विलय माना जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर इस जो प्रावधान है इसके बारे में बात करें, तो जो 91वां संविधान संशोधन आता है 2003 में, तो 1/3 है इनको नहीं माना जाएगा। यदि 2/3 सदस्य किसी पार्टी से मिलकर, सारे 2/3 यानी मान लीजिए कोई पार्टी है उसमें 100 सदस्य हैं, तो 100 सदस्यों में से इनके 2/3 जो मेंबर हैं, वो 2/3 मेंबर इनके बदल के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, तो वो उनको अयोग्य घोषित नहीं करा जाएगा। उनको जो है ये दल में जो है विलय माना जाएगा। 1/3 जाएँगे तो इनको विलय नहीं माना जाएगा, 2/3 होने चाहिए, इसके लिए ध्यान रखना है। तो दूसरा हो जाएगा हमारा गलत, ऑप्शन राइट होगा हमारा, केवल 1 सही है, ठीक है। चलो अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य सूची में कौन-कौन से शामिल हैं? देखो हमारी जो 7वीं अनुसूची है ना भारतीय संविधान की, उसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं। कौन-सी? पहली है केंद्र सूची, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी हमारी राज्य सूची स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती है। तीसरी है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर हमारी केंद्र और जो राज्य कानून बनाती हैं। तो जो दूसरी हमारी अनुसूची दूसरी सूची हमारी स्टेट लिस्ट, उनमें कौन-कौन से शामिल हैं उनके बारे में बात करी जा रही है। तो देखो भाई, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे तो रक्षा उद्योग, क्या डिफेंस का मामला राज्यों को दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होगा इस पर पूरा। कृषि आय पर कर होगा, ये राज्य सरकार हैं जो उन पर जो देखेंगे। अफ़ीम की खेती नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इतने खतरनाक मामले नहीं दिए जाएँगे अफ़ीम की खेती, ये संघ सूची का मामला आ जाएगा। खनिज संबंधी अधिकारों की बात करेंगे तो ये भी ये हो जाएँगे हमारे राज्यों के मामले, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो ये संघ सूची में आ जाएगा। तो सिर्फ 2 और 4 हमारा राइट आंसर होगा। ये मामले हमारे, इन पर कानून कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ केवल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी जो बचे हुए हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना रही होगी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिम जो मंत्रिमंडल है, देखो 2 जगह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रखे होते हैं। एक तो अंतरिम मंत्रिमंडल, और एक जो भारत का पहला स्वतंत्र जो मंत्रिमंडल है, प्रथम मंत्रिमंडल है उससे, यानी कि कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास होता है। तो ये जो सूचियां हैं वो मिलान दी गई हैं, यानी कि कौन सा विभाग था वो किस व्यक्ति के पास था, हमें यहाँ से क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। चलो देखेंगे। तो जो श्रम विभाग था, ये श्रम विभाग किसके पास था? जगजीवन राम जी के पास आता है हमारा श्रम विभाग। तो एक सी का हो जाएगा एक। स्वास्थ्य की हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे तो स्वास्थ्य हमारा आ जाएगा साहब अली खान साहब के पास, गफर नजर जी अली खान साहब के पास आ जाएगा। वित्त की बात करेंगे तो वित्त, ये तो बहुत फेमस है, क्वेश्चन आता भी बहुत ज्यादा, लियाकत जी के पास आता है वित्त हमारा। और बचा हुआ राजगोपाल जारी, ये शिक्षा के बारे में आ जाते हैं। तो इस तरह अगर हम जब इनका मिलान करेंगे तो मिलान में मिल जाएगा, हमें ऑप्शंस देख लेते हैं। मिलान में मिल जाएगा 2 3 1 4 करके, यानी कि आपको जो इतने भी अंतरिम मंत्रिमंडल में जो पोर्टफोलियो जिसके पास है, वो आपको एनी हाउ पता ही होना चाहिए, क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के बारे में पूछा है। देखो भाई, इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं, तो इमरजेंसी की हम 3 प्रकार की इमरजेंसी देखते हैं। आर्टिकल 352 में हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल, हम बात करेंगे जो दूसरी टाइप की इमरजेंसी होगी, दूसरी टाइप की इमरजेंसी बोली आर्टिकल 356 में होगी, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्रपति शासन बोलेंगे। तीसरी इमरजेंसी होती है 360 के तहत लगाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। ये तीनों इमरजेंसी होती हैं। तो 352 की हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके जो प्रभाव हैं, इसके प्रभाव कौन कौन से होने वाले हैं। तो पहला देखते हैं, संसद को राज्य सूची के किसी भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर 352 की पूछ रहा है तो इसके तीनों जो आधार है मैं उनको भी आपको जल्दी बता देता हूँ। युद्ध अगर हमारा किसी देश से हो गया तो इमरजेंसी ये लग जाएगी 352 वाली। किसी देश ने बाहरी आक्रमण कर दिया तो भी ये लग जाएगी। सशस्त्र विद्रोह जो होगा हमारा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी इस इमरजेंसी हम लगा सकते हैं। ध्यान रखना, जो सशस्त्र विद्रोह है इसको हमने जो है संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति नाम का जो शब्द है उसके द्वारा हमने इसको रिप्लेस कराया था। पहले सीधा, अभी ये सशस्त्र विद्रोह है।
तो जब ये इमरजेंसी लग जाएगी, तो जो राज्य सूची होंगी ना, यानी कि जो राज्य कानून बना रहे होंगे, उन मामलों में भी जो केंद्र सरकार है उसको ताकत ज्यादा मिल जाएगी और केंद्र सरकार कानून बना रही होगी। पहला हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। दूसरा, दूसरे की बात करेंगे तो जो कानून है वो आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभाव रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो इमरजेंसी है मैक्सिमम 6 माह तक के लिए प्रभाव जो है प्रभावकारी ये रह सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तीसरा बात करें तो 358 के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 19 द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं ये स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है। तो देखो भाई, जो 358 के अंतर्गत जो आर्टिकल 19 के जो अधिकार है ना, ये ये आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं वो निलंबित होते हैं। जबकि अगर हम बात करें तो उन 359 में जो सभी मूल अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। ठीक है। ये एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। यानी कि 358 में तो जो 19 वाला जो अधिकार है वो निलंबित होगा सिर्फ। ठीक। 358 में जो ये अधिकार होगा वो निलंबित होगा। ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 358 के द्वारा कौन सा 19वां जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये निलंबित होगा। जबकि आर्टिकल 359 में क्या होगा, आर्टिकल 359 के द्वारा सारे जो मूल अधिकार हैं वो संबंध हो जाएंगे जिनका कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है निलंबन होता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो निलंबन होगा यहाँ पर, ये राष्ट्रपति के द्वारा तो 359 वाली बात हो रही थी। 358 के तो अपने आप ही निलंबित हो जाते हैं, तो यहाँ राष्ट्रपति नहीं होगा, इसलिए हमारा हो जाएगा गलत। तो पहला सही है, दूसरा सही है। चौथा, राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाती हैं। तो 1 2 4 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ए में ही हमारा अवेलेबल है 1 2 4। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेंगे। अगले क्वेश्चन पर मूव करने से पहले थोड़ा सा चलेंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44वां क्वेश्चन है। राज्यपाल के संदर्भ में जो स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट हमसे पूछे जा रहे हैं राज्यपाल के संदर्भ में। ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बिल्कुल सही बात है, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो जिस हमारा मोहर राष्ट्रपति की मोहर लगा जो हस्ताक्षर समेत जो मोहर पत्र होता है उसके द्वारा होती है। हम राज्यपाल को देखेंगे जो राज्यों में कार्यकारी प्रधान होते हैं और एक केंद्र सरकार के एक एजेंट के तौर पर भी ये काम कर रहे होते हैं। तो पहला हो जाएगा सही। राज्य विधि के तहत मौत की सजा को स्थगित कर सकते हैं। क्या राज्य विधि के तहत जो मौत की सजा वो दी जा सकती है राज्यपाल जी के द्वारा? तो भाई ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो माफ नहीं कर सकते। ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, स्थगित कर सकते हैं यानी कि जो है इनको जो सस्पेंड कर सकते हैं, यानी कि इसको बाद में ले जा सकते हैं राज्य विधि के तहत जो मौत की सजा दी गई है, लेकिन पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते। ध्यान रखना आपको दोनों में अंतर। जो हमारा फांसी की सजा है, मौत की सजा है, उसको पूरी तरह से माफ तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और जो सॉरी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन स्थगित जरूर कर सकते हैं राज्यपाल हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। स्थगन में और पूरी तरह से माफ करने में अंतर है। स्थगित राज्यपाल जरूर कर सकते हैं। तो दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन होगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, माफ नहीं कर सकते, स्थगित जरूर कर सकते हैं। 45, 2 सूचियां दी गई हैं राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है उसके बारे में बताया गया है। कौन सी राज्य में राज्यसभा नहीं होंगी। ठीक है। चलो भाई, असम में देखेंगे तो असम में तो 7 ही सीटें हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में हमारी 11 सीटें मिलेंगी, यानी कि जो डी वाला हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हो जाएंगी राज्यसभा की। और त्रिपुरा की बात करेंगे तो त्रिपुरा में हो जाएंगी हमारी जो बची हुई रिमेनिंग, यानी कि जो एक सीट है ना, एक सीट हो जाएगी हमारी। ठीक है। त्रिपुरा में एक सीट हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से जो राज्यसभा की सीटें हमें इनके बारे में ध्यान रखना है। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 46वें के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस एक बिंदु पर भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद के जो है उसके बीच समानता पाई जाती है, यानी फेडरल सिस्टम की बात करी जा रही है। संघ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो संघ का सिंपल सा मतलब होता है जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, यानी कि जो बंटवारा होता है उसके संबंध में यहाँ पर देखेंगे, है ना, यानी कि केंद्र को शक्तियां और राज्यों को शक्तियां। लेकिन जो भारत का संघवाद है इसको हम देखेंगे तो भारत में थोड़ा सा केंद्र की ओर झुकाव ज्यादा है। भारत में केंद्र सरकार को शक्तियां थोड़ी सी ज्यादा दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर भारत और अमेरिकी जो संघ है इसकी जो हमें विशेषताएं हैं उनके बारे में समानता है, उस समानता के बारे में पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं भाई, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। तो देखो भारत में ऐसा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, यूएसए में ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये कनाडा और जो भारत है उसकी विशेषता हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, तो यूएसए में ये व्यवस्था, लेकिन भारत के पास ये व्यवस्था नहीं है। अगला, संवर्ती सूची राज्यों के पास होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। संवर्ती सूची के जो मामले हैं केंद्र और राज्य दोनों के पास होंगे, ये हमारे भारत में है, ये लेकिन यूएसए में नहीं है। चौथा, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कराया जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये जो राज्य केंद्र के मध्य में जो विवाद होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करे जाते हैं, यूएसए में भी और इंडिया में भी। और इसी कॉमन क्वालिटी के बारे में उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब इवन अगर भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मूल अधिकारिता की बात बताऊं ना मैं, तो ये मूल अधिकारिता यही, यानी कि ऐसे मामले जो संघीय विवाद से संबंधित होंगे उनकी जो मूल अधिकारिता होगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास के द्वारा ही होगी। मूल अधिकारिता का मतलब ये होता है कि केवल ऐसे मामले जो सिर्फ और सिर्फ केवल उसी कोर्ट में शुरू करे जा सकते हैं, यानी कि जो संघ विवाद के मामले होंगे, दो राज्यों में अगर लड़ाई होगी तो वो हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा विवाद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर समानता पूछ रहा था, डी में हमारी समानता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन है। 47वें क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है।
अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल, इसके बारे में कौन से कथन जो है सत्य हो जाएंगे? ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से सही। का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर करा गया था, तो बिल्कुल सही हमारा ये सही हो जाएगा। अगर देखो अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसके बारे में आपको बताऊं ना, जो इंटर स्टेट काउंसिल है, ये आर्टिकल 263 के तहत इसका जो है गठन की बात करी गई थी। संवैधानिक एक आयोग है और सरकारी आयोग जो कि केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर जिसने अपनी जो है सिफारिश दी थी वहां से संबंधित है। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा सही। दूसरा, दूसरे की बात करेंगे, इसका सर्वप्रथम इसका गठन 1990 में 90 में किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले इसका जो गठन है 1990 में ही किया गया था। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, तो दोनों स्टेटमेंट में हमारा जो ऑप्शन होता है यूजुअली सी में होता है, एक और दो दोनों। ठीक है, अगला 48, निम्न में से किस एक स्थिति में राज्यसभा लोकसभा के साथ समान स्थिति में नहीं है? ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन सी ताकतों में इन दोनों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, ये चीज पूछी जा रही है सिंपल सी यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी में स्थिति में नहीं समान स्थिति नहीं होगी। संवैधानिक संशोधन विधेयकों का स्थापन, तो देखो भाई संविधान संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत जितने भी बिल आते हैं उनको चाहे तो आप लोकसभा में पेश कर दो चाहे आप राज्यसभा में पेश कर दो, दोनों को समान ताकत प्राप्त है इस मामले में। तो ये तो सही है, तो लेकिन यहाँ पर स्थिति में नहीं पूछा जा रहा है, तो इसको ये ऑप्शन नहीं होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन में भी दोनों को ताकतें बिल्कुल समान प्राप्त हैं, राष्ट्रपति और महाआयोग में भी दोनों प्राप्त हैं, लेकिन जब हम ज्वाइंट सिटिंग की बात करेंगे तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा करी जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ना कि इसमें राज्यसभा के स्पीकर के द्वारा नहीं, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, तो यही हमारा सही हो जाएगा। जॉइंट सिटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, जब कोई हमारे जो विधेयक हैं विधेयकों के कोई भी मामले होंगे जिन मामलों में जो विवाद की स्थिति प्रदान हो रही है, विवाद की स्थिति आ रही है, तो उन विवाद की स्थितियों को सुलझाने के लिए हम जॉइंट सिटिंग देखते हैं। हमने इसको कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने इसको भारत में अपनाया है। और अगर हम बात करें तो जो हमारी जो जॉइंट सिटिंग है आर्टिकल 108 के अंतर्गत हम जॉइंट सिटिंग की बात कर रहे होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इसको बुलाया जाता है जॉइंट सिटिंग को, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला, जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है, तो कौन सी, जब मान लीजिए जो लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनको अभी हमें रिमूव करना है लोकसभा के द्वारा, जो बहुमत से लोकसभा रिमूव करती है, तो उस टाइम पर कौन सी कंडीशन जो है हो रही होती है? तो देखो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वो अपने ही बीच में जो लोकसभा के लोग होते हैं अपने ही बीच में से एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुन रहे होते हैं। जब इनको हटाने का चल रहा होता है तो वो पीठासीन नहीं हो सकता। जब इनको जो प्रस्ताव अगर विचाराधीन है तो तब वो पीठासीन नहीं होंगे। तो पीठासीन अध्यक्ष पीठासीन होगा, नहीं, पीठासीन होगा, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा कि जब ये संकल्प विचाराधीन है इनको हटाने का, तो ये पीठासीन नहीं यानी कि अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, अपनी कार्यप्रणाली में अपनी अध्यक्षता ये नहीं कर रहे होंगे, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन अध्यक्ष की तरह पीठासीन नहीं होंगे वहाँ, है ना? और ये ध्यान रखेंगे, मतलब ये देने का भी इनको अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है जब लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, जब मत होता है लोकसभा में, तो नॉर्मल टाइम पर ये जो है वोट नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मल टाइम पे। लेकिन जब निर्णायक मत होता है यानी कि वोट टाई हो गया है, वोट टाई होने की स्थिति में ये जो है अपना वोट कर रहे होते हैं। लेकिन जब इनको हटाने की जो है हम बात करेंगे, तो जब इनको हटाने की जो विचाराधीन मामला चल रहा होगा, तो टाई वोट में ये अपना इनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए आगे। निम्नलिखित पंचायती राज के संबंधित समितियों को उनके गठन वर्ष के कालक्रम में व्यवस्थित करिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, बैग लो प्रधान, वो ट्रिक से क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। मैंने बताया था ना कि आपसे ये कभी ना कभी टकराएगा जरूर। तो उस ट्रिक के द्वारा भी हम देख सकते हैं, और यहाँ पर जो उनके जो टाइम पीरियड है इनके हिसाब से देख लेंगे हमें। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले बैग लो प्रधान में बी सबसे पहले आएगा, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति, दो सबसे पहले आएगा। उसके बाद अशोक मेहता समिति आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जीवी के राव समिति आ जाएगा, जी स्टैंड फॉर। उसके बाद एल एम संघवी समिति आ जाएगी। उसके बाद पी के थोंगन समिति आती है सबसे लास्ट में। तो इस ट्रिक के द्वारा आपका जो क्वेश्चन है आप सीधा अपना मूव करेंगे, 2 4 1 3 वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सीधा अपने आप जो है सॉल्व करके ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम जो है हमारा पूरा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका होगा। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने पूरा टेस्ट बनाया। तो आप अगर जो क्वालिटी है उसको देख भी रहे होंगे, आपकी जो तैयारी है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करके चीज़ों को बताता हूँ, उनकी क्वालिटीज़ को भी आप देख रहे होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, 3 से 4 घंटे लगते हैं एक टेस्ट को बनाने में, तो प्लीज़ आप मेरी इस जो हार्ड वर्क है आप इसको रिकॉग्नाइज़ करें। अपने दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और उन लोगों से भी शेयर करवाएँ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइबर्स बहुत डाउन है, जिस तरीके से बढ़ रहे थे उस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं। तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएँ हमें, और इस तरह से हम सारे जो टेस्ट हैं अपनी जो प्रैक्टिस है कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। और जो लोग इस टाइम पर इनएक्टिव हैं उनसे आगे हम ज़रूर पहुँच जाएँगे अगर हम इस टाइम पर पढ़ते रहे तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, जब तक जय हिंद, बाय बाय।